हेलो एवरीवन, आज की क्लास किस पर्पस से है? रिवीजन के पर्पस से। हम जो रिवीजन करने जा रहे हैं वो कौन सा है? चैप्टर नंबर 2 ऑफ योर सब्जेक्ट JIGL कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। एज यू ऑल नो, कॉन्स्टिट्यूशन में से हमेशा ही कंसिस्टेंटली ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, 8, 12, 13 और कई बार इससे भी ज्यादा। तो इसलिए ये बहुत जरूरी हो जाता है कि इस चैप्टर को हम इस तरह से पढ़ें कि इसमें से कुछ भी छूटे ना। रिवीजन में भी हमारा फोकस उसी पे रहेगा कि हम कोई भी पॉइंट को लीव ना करें, उसको ब्रीफली ही करें पर एटलीस्ट कवर जरूर करें, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चंस किसी भी तरह के पूछे जा सकते हैं। दो एग्जाम में हमेशा डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते, स्टेटमेंट्स आते हैं, पर फिर भी अगर हम प्रॉपरली पढ़ के जाते हैं तो वी विल बी एबल टू राइट द प्रॉपर आंसर ऑल्सो। तो हमारा फोकस आज की क्लास में दो ही होगा। पहला, पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस में जो आया हुआ है उसको कवर करना, प्लस एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना पूरे एंटायर चैप्टर की, जिससे कि आपको कुछ भी मिले यू कैन राइट समथिंग। कुछ नहीं होने कुछ होना इज मच बेटर। तो आप कुछ तो लिख पाएंगे, एटलीस्ट यू हैव एन आइडिया कि इसमें क्या लिखा जा सकता है। तो हमारी क्लास में दो ही चीजों पे फोकस रहेगा। वन इज पास्ट एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस एंड सेकंड इज क्या हम अंडरस्टैंडिंग इतनी डेवलप कर पाएंगे कि हम आंसर किसी भी क्वेश्चन का लिख पाए। तो यस, हम इतनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लेंगे इस क्लास में कि हम आंसर्स हर क्वेश्चन के लिख पाएंगे। मे बी नॉट एग्जैक्टली 100%, बट एटलीस्ट 70 to 80% हमारा आंसर करेक्ट चला जाएगा जब हम इस चैप्टर को रिवाइज इस वे में करेंगे। तो रिवीजन में सबसे पहले आता है इंट्रोडक्शन। क्या इंट्रोडक्शन में से डायरेक्टली क्वेश्चन आता है? नो, बट इंट्रोडक्शन हमें लिखना इसलिए पड़ जाता है क्योंकि क्वेश्चन में कभी ना कभी कुछ ऐड करना पड़ता है जो एक्स्ट्रा होता है, जो क्वेश्चन में पूछा नहीं होता है, और उस टाइम पे इंट्रोडक्शन काम आ जाता है। तो हम क्या देखते हैं? मेनली हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो तीन चीजों से डील करता है। एक तो चीज जो इंपॉर्टेंट है कि ये बेसिक लीगल फ्रेमवर्क है। दूसरा कि ये तीन चीजों से डील करता है। वो तीन चीजें कौन सी है? स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट, राइट ऑफ सिटीजन और प्रिंसिपल्स टू बी फॉलोड बाय द स्टेट। ये हमारा सुप्रीम लेजिस्लेशन है और इस पे ओवरराइडिंग इफेक्ट इसको दिया गया है कि कोई भी एक्ट इसको ओवरराइड नहीं कर सकता। पर कॉन्स्टिट्यूशन इतना सुप्रीम है, इतना पावरफुल है कि वो किसी भी एक्ट को ओवरराइडिंग इफेक्ट दे सकता है। मतलब अगर कॉन्स्टिट्यूशन के आगे किसी भी एक्ट को रखा जाएगा तो हमेशा ओवरराइडिंग इफेक्ट किसका रहेगा? कॉन्स्टिट्यूशन का रहेगा। एग्जाम में क्वेश्चन कई बार केस स्टडी आ जाती है, जैसे कि मान लो तुम्हें कोई लॉ दे दिया जो CRPC का है, एक्ट से रिलेटेड, और बाद में उसमें कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजन बता दिया। तो ध्यान रखना हमेशा कि कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन ही प्रिवेल करते हैं ज्यादातर केसेस में। मैंने ज्यादातर क्यों बोला? क्योंकि एक्सेप्शनल केसेस ऐसे भी हो सकते हैं जब हम फंडामेंटल राइट को भी रेस्ट्रिक्ट करते हैं, तो वो भी आप देख लेना कि क्वेश्चन की लैंग्वेज किस तरह की दी गई है, देन यू नीड टू राइट अकॉर्डिंगली। सीधे सीधे ये मत देखना कि कॉन्स्टिट्यूशन है और एक्ट है तो कॉन्स्टिट्यूशन को ओवरराइड कर दूं ना। अगर कुछ एक्सेप्शंस है तो उन एक्सेप्शंस को देखते हुए आपको आंसर करना पड़ेगा। नाउ कमिंग टू प्रीएम्बल। देखो, प्रीएम्बल में से ऐसे इन दिनों क्वेश्चंस नहीं आ रहा है। पुराने टाइम में जो क्वेश्चन आया हुआ है दैट इज लाइक कि प्रीएम्बल कॉन्फ्लिक्ट का विषय रही है। व्हाई कॉन्फ्लिक्ट? कॉन्फ्लिक्ट क्यों? क्योंकि प्रीएम्बल में जो लिखा है दैट इज ड्रीमी, दैट इज एस्पिरेटिव, एस्पिरेशन जैसा लगता है। तो लोगों को यह लगता था कि क्यों इसको पार्ट बनाया गया जब हम ये चीजें अचीव कर ही नहीं पा रहे हैं। तो कभी कभी इस पे कॉन्फ्लिक्ट आ जाता था कि क्यों इसको पार्ट बनाया गया, इसको हटा देना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लैरिफाई किया कि ये वो ऑब्जेक्टिव्स है जो लॉ मेकर्स ने उस टाइम पे दिमाग में रखे कॉन्स्टिट्यूशन बनाते टाइम पे। तो हम इसको कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन से रिमूव नहीं कर सकते। इट कैन बी सीन एज अ गोल दैट यू हैव टू अचीव इन द नियर फ्यूचर, जो आपको नियर फ्यूचर में अचीव करना है। अगर प्रीएम्बल में से क्वेश्चन आया तो हम क्या लिखेंगे? These are some of the words that you have to include compulsorily, क्योंकि ये प्रीएम्बल के मेन वर्ड्स है, इनको आप कीवर्ड्स कह सकते हो, जिनकी वजह से ही प्रीएम्बल उस रूप में मिली है तुम्हें जिस रूप में आज की डेट में हम देख रहे हैं। तो ये वर्ड्स बहुत जरूरी है, तो इन वर्ड्स को अपने आंसर में इंक्लूड करना। सोवर्न, सोशलिस्ट, सेक्युलर, जस्टिस, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, लिबर्टी एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ये सारे वर्ड्स
अगर आप अपने आंसर में इंक्लूड करेंगे तो डेफिनेटली कुछ तो आपका आंसर सही लगेगा। अदर देन दैट जो मैंने क्वेश्चन बताया मे बी कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड आ सकता है। कॉन्फ्लिक्ट में हम फिर क्या लिखेंगे कि एज ऑफ नाउ प्रीएम्बल पार्ट ही है कॉन्स्टिट्यूशन का, किसी टाइम पे कॉन्फ्लिक्टिंग डिसीजंस रहे हैं इस पे कि इसको पार्ट कंसीडर करें या ना करें, बट आज की डेट में ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है और आने वाले टाइम में रहेगी एज पर द डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अब ये आता है स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आता है। कई बार क्वेश्चन इस फॉर्म में भी आ सकता है, जैसे क्वेश्चन में लाइन तुम्हें दे दी, एग्जामिन हाउ द एसेंशियल ऑफ फेडरल पॉलिटी इज इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया। अब कई बार बच्चा कंफ्यूज, मैंने तो पढ़ा था स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये पूछ रहा है कि फेडरल पॉलिटी के कौन से गुण इंडिया की पॉलिटिक्स में तुम्हें दिखते हैं या इंडिया की सरकार में दिखते हैं। तो बेटा सेम ही तो चीज है, बस उसने तुम्हें घुमाने के लिए लैंग्वेज को बदल दिया। डायरेक्टली वो अगर पूछता स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन तो तुम पक्का लिख के आते, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन ये मिला कि एग्जामिन हाउ फार द एसेंशियल्स ऑफ फेडरल पॉलिटी आर इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया, तो सेम ही चीज है, चाहे क्वेश्चन स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोले, चाहे हम ये कह दें कि फेडरल पॉलिटी किस तरह से इनकॉर्पोरेट हुई है, तो क्वेश्चन वो ही रहेगा। हमारा आंसर शुरू कहां से होगा, आर कॉन्स्टिट्यूशन इज बेसिकली फेडरल विथ सर्टेन यूनिटरी फीचर्स। ये लाइन अगर तुम आंसर में लिखोगे तो आपका आंसर बिल्कुल सही जाने वाला है, मान के चलो, क्योंकि हम हाईलाइट किसको करेंगे, फेडरल फीचर्स को, हम यूनिटरी फीचर्स को हाईलाइट नहीं करेंगे। वी विल बी हाईलाइटिंग द फीचर्स दैट आर रिलेटेड टू फेडरेशन, फेडरल गवर्नमेंट से रिलेटेड है। तो सबसे पहले व्हाट आर द यूनिटरी फीचर्स, देन क्या क्या है, वन प्रेसिडेंट, वन सुप्रीम कोर्ट, वन पार्लियामेंट, वन सिटीजनशिप एंड वन आर्मी, ये सारे यूनिटरी है। पर क्वेश्चन क्या पूछा, फेडरल वाले बताओ। तो क्या हम यूनिटरी ना बताएं, बताएंगे। यूनिटरी इसलिए बताने पड़ेंगे क्योंकि हम छुपा तो नहीं सकते कि फीचर्स है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, पर हमें हाईलाइट किसको करना है, जो भी हमारे फेडरल फीचर्स है, जैसे कि ड्यूअल अथॉरिटी। ड्यूअल अथॉरिटी किसको कहते हैं कि हमारे यहां सरकार दो लेवल पे काम करती है, मेनली स्टेट लेवल और सेंट्रल लेवल। तो यही हमें हाईलाइट करना है कि जब पावर्स हमने डेलीगेट कर दी, सेंटर ने स्टेट को दे दी, तो व्हाई इट इज सेड कि ये सिर्फ यूनिटरी फीचर वाला है, फेडरल फीचर भी माने जाने चाहिए। और यही तो क्वेश्चन में पूछा था कि कैसे प्रूव करोगे कि इसमें फेडरल नेचर भी है। तो फेडरल नेचर के लिए हम क्या बताएंगे, स्टेट के पास क्या होता है, गवर्नर, हाई कोर्ट, चीफ मिनिस्टर और पुलिस। दीज आर सम ऑफ द थिंग्स दैट आर इन एवरी स्टेट, तो ये आपका जस्टिफाई हो जाएगा। अदर फीचर्स क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, रिटन है, रिजिड है, फंडामेंटल राइट्स उसमें होते ही हैं, जुडिशरी हमारी बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, इसको भी तुम इसमें इंक्लूड कर सकते हो। व्हाई दिस कैन बी इंक्लूडेड इन फेडरेशन, बिकॉज इफ द जुडिशरी इज अंडर द कंट्रोल ऑफ ईदर ऑफ द गवर्नमेंट, मे बी इट इज सेंट्रल और स्टेट, तो वो जस्टिस नहीं कर पाती। और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आती तो वो यूनिटरी फीचर बन जाता कि फिर तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही उसको कंट्रोल कर रही है। लेकिन दो हमने सुप्रीम कोर्ट को यूनिटरी फीचर में डाला, बट इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी क्या कहलाती है कि वो किसी सरकार के कंट्रोल में नहीं है, वो अपना काम अपने हिसाब से करेंगे। तो दिस ऑल्सो शोज कि इसमें कहीं कंट्रोल किसी का नहीं आ रहा है। अब हम इसको एग्जाम में प्रूव कैसे करेंगे, हमें कुछ तो लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हम बताएंगे डिफरेंट लेवल पे हमारी गवर्नमेंट काम करती है, यूनियन और स्टेट। दूसरा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, इसके लिए तुम हेल्प ले सकते हो लेजिस्लेटिव लिस्ट की। लिस्ट 1, 2 और 3, 3 तरह की लिस्ट होती है जिसमें पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट आराम से कर रखा है, कोई कहीं किसी के काम में इंटरफेयर नहीं करता। दोनों को कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फॉलो करने पड़ते हैं, वेदर इट इज यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। ऐसा नहीं है कि मैं स्टेट गवर्नमेंट हूं, मैं एक छोटी सरकार हूं तो मुझे फॉलो करना है, तुम्हें फॉलो नहीं करना है। तो दैट इज मेंट फॉर एवरीवन, सबको कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स एंड रेगुलेशन से अबाइड रहना पड़ेगा। जुडिशरी हमारी इंडिपेंडेंट है, जो ये दिखाती है कि किसी के कंट्रोल में नहीं है। तो क्या तो स्टेट गवर्नमेंट क्या सेंट्रल गवर्नमेंट, तो इसका मतलब फेडरल वाले फीचर्स है ही ना इसमें। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा सुप्रीम रहेगा, किसी के भी हाथ में इतनी पावर नहीं है कि कोई भी कैसा भी अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में ले आए। अमेंडमेंट करने के लिए आपको किसकी मदद लेनी पड़ेगी, आर्टिकल 368 की।
आर्टिकल 368 में ही लिखा हुआ है कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जा सकता है। नाउ प्रोसीडिंग फर्दर, पिकुलियर फीचर्स ऑफ इंडियन फेडरलिज्म, मोड ऑफ फॉर्मेशन। हमने सबको बताया कि हमने किसको फॉलो किया, कैनेडियन सिस्टम को फॉलो किया, अमेरिकन सिस्टम को फॉलो नहीं किया। कैनेडियन सिस्टम क्या, अमेरिकन सिस्टम क्या? अमेरिकन सिस्टम में बेसिकली होता क्या था, अमेरिकन सिस्टम जो ये था कि सेंटर पहले नहीं था, पहले से स्टेट ऑटोनोमस बॉडीज थे जिन्होंने अपनी पावर कुछ पार्ट सरेंडर किया, सेंटर को दिया, तो वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट बाद में बनी, स्टेट ऑलरेडी थे। जबकि कैनेडियन सिस्टम में हमने जैसा फॉलो किया वैसा हुआ कि सेंट्रल गवर्नमेंट पहले बनी और बाद में हमने पावर्स दी किसको, स्टेट्स को। तो यहां पे सेंटर इज मोर पावरफुल एज कंपेयर टू स्टेट। उसके बाद आता है पोजीशन ऑफ स्टेट इन फेडरेशन। स्टेट्स की पोजीशन फेडरेशन में क्या रहेगी, हमेशा लोअर रहेगी यूनियन से। वाई लोअर? क्योंकि जब भी हम देखेंगे कि स्टेट को पावर्स दी जाती है तो रेजिड्यूरी पावर्स किसके हाथ में रहती है, सेंटर के हाथ में, तो वो कभी भी स्टेट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। इसका भी आगे रीजन आएगा वाई इट इज मेंट सो। सिटीजनशिप, हमारे यहां हमने अमेरिकन सिस्टम फॉलो नहीं किया, ड्यूअल सिटीजनशिप वाला, हमने एक ही सिटीजनशिप रखी, हम सब इंडियन ही कहलाएंगे वेदर लिविंग इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया। उसके बाद आता है रेजिड्यूरी पावर। रेजिड्यूरी पावर का रीजन क्या था कि जैसे कई बार ऐसा हो जाता था कि नेशनल इंटरेस्ट की बात आ जाती थी तो कोई अपनी पावर्स को कम नहीं करना चाहता, तो इसीलिए हमने रेजिड्यूरी पावर किसको दी, सेंट्रल गवर्नमेंट को, कि जब भी नेशनल इंटरेस्ट की बात आए तो पैरामाउंट में नेशनल इंटरेस्ट रहेगा और हम किसी की नहीं सुनेंगे, तो स्टेट्स को उस टाइम पे पावर्स नहीं दी जाएंगी, सारा चीज कहां से होगी, सेंटर से होगी। तो दीज आर द पिकुलियर फीचर्स ऑफ फेडरेशन वाले के, कि हमने स्टेट्स को पावर डेलीगेट तो करी है पर रेजिड्यूरी पावर हमारे पास रही है जिससे कि हम उनको कंट्रोल कभी भी कर सके जब मामले नेशनल इंटरेस्ट से रिलेटेड हो। नाउ कमिंग टू फंडामेंटल राइट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इज फंडामेंटल राइट। हमने पहले स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन देख लिया, गवर्नमेंट स्ट्रक्चर देख लिया, फेडरल है कि यूनिटरी है, जैसा भी है। उसके बाद हमने फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करनी है। फंडामेंटल राइट्स क्या है, ये बेसिकली वो राइट्स है जो जन्म के साथ ही आपको मिल जाएंगे। मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया फिर क्या है, मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया इज अ थिंग दैट वाज बिफोर कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके अंदर फंडामेंटल राइट्स थे बट लोगों को इसकी नॉलेज नहीं थी, अवेयरनेस नहीं थी, इसलिए उनको पता नहीं था। क्यों बनाए गए फंडामेंटल राइट, क्या जरूरत थी, ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए, एग्जिस्टेंस इन डिग्निफाइड मैनर, सिक्योर पॉलिटिकल फ्रीडम, चेक ऑन अनलिमिटेड पावर्स ऑफ स्टेट, अवेलेबल। दिस इज द मेन पॉइंट कि कोई भी सरकार तुम्हारे फंडामेंटल राइट तुमसे नहीं छीन सकती। ऐसा कोई उनकी मर्जी वाली बात नहीं है कि वो देना चाहेंगे तो देंगे और नहीं देंगे तो नहीं देंगे। एवरी फंडामेंटल राइट ऑफ योर्स इज अवेलेबल अगेंस्ट द स्टेट। पर हां, एक चीज और क्लियर करी कि ये एब्सोल्यूट नहीं है, जब भी कभी इमरजेंसी होगी तो ये राइट सस्पेंड भी हो सकते हैं। तो हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि नीड क्या थी, ओवरऑल डेवलपमेंट। बहुत सारी चीजें थी जो गलत थी, इनइक्वालिटी थी तो इक्वालिटी लाने के लिए, बहुत सारी गलत प्रिंसिपल्स थे, जो प्रैक्टिसेस थी वो फॉलो हो रही थी, उसको रोकने के लिए और डिग्निफाइड मैनर में सबको रखने के लिए हमें फंडामेंटल राइट्स देने थे। पर ये याद रखना एब्सोल्यूट नहीं है, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन कभी भी लगाई जा सकती है। अब फंडामेंटल राइट्स कितनी कैटेगरी में डिवाइडेड है और कहां पे है, पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 6 कैटेगरी है, पहले 7 थी। एज यू ऑल नो, राइट टू प्रॉपर्टी हैज बीन रिमूव्ड, वो रिमूव हो गया है और वो कहां चला गया है, फंडामेंटल राइट से हटके उसको लीगल राइट बना दिया गया है। अब ये फंडामेंटल राइट वैसे तो आर्टिकल 14 से शुरू होते हैं और 32 तक है, पर जब हम इनको पढ़ेंगे तो हम 12 से लेके 35 तक पढ़ेंगे। अब ये 12 से 35 का क्या सीन है वो भी अभी क्लियर हो जाएगा। कुछ राइट्स ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ किसको मिले हुए हैं, सिटीजन्स को, एंड कुछ राइट ऐसे हैं जो सभी के लिए है। तो जैसे यहां पे पहले तो आर्टिकल 31 को रिमूव किया, वो वाली बात बता दी कि अमेंडमेंट आया कॉन्स्टिट्यूशन में 1978 में तो उसको हटा दिया गया, फंडामेंटल राइट नहीं है, लीगल राइट है। 12 और 13 किससे बात करते हैं, 12 स्टेट की डेफिनेशन है, 13 लॉ की डेफिनेशन है। अब देखो 15, 16, 19 और 13 सिर्फ किसको मिलते हैं, सिटीजन्स को। 14, 20, 21, 2, 3, 5, 7 एंड 8 ये सभी को मिलते हैं जो भी इंडिया की सोइल पे होंगे, मतलब वेदर ही इज इंडियन और नॉट, उससे फर्क नहीं पड़ता, सबको ये राइट मिल जाएंगे।
15, 17, 18, 20 और 24 एब्सोल्यूट लिमिटेशन है लेजिस्लेटिव पावर पे, कि मतलब लेजिस्लेटिव पावर कहीं भी गलत वे में यूज नहीं हो जाए, इसलिए 15, 17, 18, 20 और 24 उन पे लिमिटेशन लगाने के लिए आपके बनाए गए थे। सबसे पहले हम शुरू करेंगे आर्टिकल नंबर 12 से। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है। कैसे क्वेश्चन आता है कि एज पर कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट क्या है, एज पर कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट किसको बोलते हैं, तो वो ही हमें यहां पे देखना है। अब देखो इसके लिए बहुत सारी चीजें हैं। पहली 3 चीज जो इंपॉर्टेंट है यहां पे लिखनी पड़ेगी आंसर में, वो क्या है? गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया स्टेट की डेफिनेशन में आएगी। दूसरा, द गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ ईच ऑफ द स्टेट, ये भी आएगा। और तीसरा, लोकल गवर्नमेंट जिसको हम कहते हैं वो भी इसमें आएगी, जैसे म्युनिसिपल बोर्ड्स है, आपकी पंचायत है, ये सारे इसमें आ जाएंगे। लेकिन एक आता है अदर अथॉरिटीज। ये अदर अथॉरिटीज क्या है, इसके लिए बहुत सारे केसेस आए, मतलब कौन कौन स्टेट की डेफिनेशन में आएगा नहीं आएगा, इसको जानने के लिए वाई वी वर टारगेटिंग की स्टेट कौन है और कौन नहीं है, ये जानना क्यों था? क्योंकि अभी ऊपर हमने पढ़ा फंडामेंटल राइट्स आर अवेलेबल अगेंस्ट स्टेट। तो कभी भी ऐसा मामला आएगा जहां फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज होगा, तो हमें यह भी तो देखना पड़ेगा कि स्टेट है या नहीं है, क्या ये गवर्नमेंट की बॉडी है या नहीं है। तो इसके लिए हमें बहुत बार केसेस आए जिनमें हमें बार बार डिसाइड करना पड़ा कि कौन इसमें आएगा कौन नहीं आएगा। तो हमें सारे केसेस नहीं याद करने, हमें एक ही केस याद करना है, दैट इज अजय हासिया वर्सेस खालिद मुजिब का। इसमें क्या था, टेस्ट डिफाइन किया था सुप्रीम कोर्ट ने, टेस्ट डिफाइंड बाय सुप्रीम कोर्ट, कि ये चीजें जो भी सेटिस्फाई करेगी बॉडी, वो किसकी अथॉरिटी मानी जाएगी? पब्लिक अथॉरिटी या अदर अथॉरिटी की कैटेगरी में क्या बन जाएगी? स्टेट बन जाएगी। तो जो दे आर वेरी क्लियर, गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेल्फ गवर्नमेंट, ये तो बिल्कुल क्लियर है। लेकिन जो अदर अथॉरिटीज है उसकी डेफिनेशन के लिए हमें ये टेस्ट बनाना पड़ा। पहला पॉइंट इसका, एंटायर शेयर कैपिटल ऑफ कॉर्पोरेशन इज हेल्ड बाय गवर्नमेंट। भाई जब पूरी शेयर कैपिटल गवर्नमेंट के हाथ में है तो फिर मैं कैसे कह दूं कि वो गवर्नमेंट की बॉडी नहीं है? तो इट इज अ बॉडी ऑफ द गवर्नमेंट ओनली। सेकेंड, फाइनेंशियल असिस्टेंस स्टेट की इतनी हो कि पूरे खर्चे ही लगभग स्टेट उठा रहा है, मतलब एंटायर शेयर कैपिटल जैसा कुछ नहीं है, लेकिन खर्चे पूरे तुम्हारे कोई उठा रहा है, तो वो तुम्हारी ही बॉडी नहीं है। जो खर्चे उठा रहा है उसकी बॉडी मानी जाएगी। तो स्टेट अगर फाइनेंशियल असिस्टेंस बहुत ज्यादा दे रहा है तो इसका मतलब वो तुम्हारी नहीं मानी जाएगी बॉडी, प्राइवेट नहीं, इट विल बी कंसीडर्ड एज एक अथॉरिटी। मोनोपोली स्टेटस अगर कोई एंजॉय कर रहा है तो वो भी किस में आएगा? स्टेट की डेफिनेशन में आ जाएगा। डीप एंड परवेजिव स्टेट कंट्रोल, ना शेयर कैपिटल तुम्हारी, ना ही तुम्हारे पास कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस आ रही है, पर अंदर तक अगर पूरा मैनेजमेंट गवर्नमेंट ही संभाल रही है, डीप एंड परवेजिव कंट्रोल है, तो फिर हम क्या करेंगे? उसको स्टेट बता सकते हैं। पब्लिक से क्लोजली रिलेटेड अगर फंक्शन कोई कर रहा हो, जो भी फंक्शन रिलेटेड टू पब्लिक हो, जैसे एयरलाइंस है, ट्रेन है, ये सारे जो पब्लिक के लिए काम कर रहे हो, उनको हम फिर गवर्नमेंट अथॉरिटीज ही मानेंगे, उसको भी स्टेट की कैटेगरी में इंक्लूड करना पड़ेगा, क्योंकि वो काम किसके लिए कर रही है? पब्लिक के लिए। दो दे आर प्राइवेट, जैसे एयरलाइंस प्राइवेट होती है पर काम तो पब्लिक के लिए कर रही है, तो दे विल बी कवर्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ स्टेट। गवर्नमेंट का अगर कोई ट्रांसफर होता है डिपार्टमेंट, कहां से? पब्लिक से प्राइवेट में, मतलब गवर्नमेंट से प्राइवेट सेक्टर में आता है, तो उसको भी हम किस में मानेंगे? स्टेट में मानेंगे, क्योंकि कभी तो था पब्लिक में, कभी तो गवर्नमेंट में था। तो ये 6 पॉइंट्स है इस पर्टिकुलर टेस्ट के जो आपको एग्जाम में लिखने पड़ेंगे जब भी स्टेट का क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्टेट, या फिर ये पूछ लिया जाए व्हाट आर द बॉडीज दैट आर इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ स्टेट एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आर्टिकल 12 भी लिखा आ सकता है वहां पे, मे बी आर्टिकल ना दिया हुआ रहे। आपको आर्टिकल जरूर लर्न करना है कि आर्टिकल 12 इज रिलेटेड टू डेफिनेशन ऑफ स्टेट। नाउ कमिंग टू आर्टिकल नंबर 13, दैट इज डेफिनेशन ऑफ लॉ, या फिर हम कह सकते हैं जस्टिफिएबिलिटी ऑफ फंडामेंटल राइट, कि आज की डेट में तो मुझे फंडामेंटल राइट दे दिए, बट कैसे मानूं कि फ्यूचर में भी मिलते रहेंगे। तो इसके 2 पार्ट है, 13(1) और 13(2).
13.1 is related to pre-constitutional laws and 13.2 is related to post-constitutional laws कि जो कॉन्स्टिट्यूशन से पहले बने हुए जो भी चीजें हैं उनको हम इस तरह से करेंगे कि उनमें से इनकंसिस्टेंसी रिमूव हो जाए कि कोई भी राइट या कोई भी फंडामेंटल राइट आपका इन्फ्रिंज ना हो उन एक्ट की वजह से। और जो नए बनेंगे उन पे तो हम ध्यान दे ही लेंगे पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पे कि अब नया बन रहा है तो हम पहले ही देख लें कि कहीं कॉन्स्टिट्यूशन का वोलेशन ना हो। अब आर्टिकल 13 पे से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता, इसके क्वेश्चंस आते हैं डॉक्ट्रीन से रिलेटेड। जैसे कि डॉक्ट्रीन आपकी 3 सेवरेबिलिटी, एक्लिप्स और वेवर। ज्यादातर सेवरेबिलिटी और एक्लिप्स पे क्वेश्चन आता है। सेवरेबिलिटी क्या है? सेवरेबिलिटी जैसे कि इमेज में दिख रहा है कि अगर मान लो आप एप्पल मार्केट से खरीद के लाते हो, एक एप्पल उसमें से खराब है तो समझदार इंसान क्या करेगा? उसे एक को फेंकेगा, बाकी फेंकने वाला पूरा भी फेंक सकता है। लेकिन हम पूरा फेंकने वाले को समझदार तो नहीं कहेंगे कि अगर एक ही चीज खराब थी तो व्हाई डोंट रिमूव दैट पार्ट ओनली। सेम इज एप्लीकेबल इन सेवरेबिलिटी कि जब हम देखने लगे कि कोई चीज कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन से कॉन्ट्रवीन कर रही है, कोई एक्ट या कोई रूल या कोई रेगुलेशन, तो हमने उसको डिस्कार्ड करना शुरू किया। तो हमने देखा कि पूरा खराब है ना, अगर पूरा वेस्ट नहीं करना है तो सेवरेबिलिटी का प्रिंसिपल लगा। सेवरेबिलिटी मतलब सेपरेशन, और सेपरेशन इस तरह से होना चाहिए। दो चीजें ध्यान रखना, सेपरेशन अगर पॉसिबल हो तो ही करना है, जबरदस्ती सेपरेट नहीं करना है। और फिर सेपरेट करने के बाद बचे हुए पार्ट को देखना है क्या वो अपने आप में सफिशिएंट है लॉ के ऑब्जेक्टिव को चलाने के लिए, उसको प्रॉपर्ली जस्टिफाई करने के लिए, तो रखो, वरना तो पूरा ही इनवैलिड बताना पड़ेगा। इससे फायदे दो होंगे, लॉ मेकिंग प्रोसेस वेस्ट नहीं होगा और आपका काम भी जल्दी हो जाएगा। दूसरा आती है डॉक्ट्रीन ऑफ एक्लिप्स। डॉक्ट्रीन ऑफ एक्लिप्स जैसे कि तुम्हें पता है एक्लिप्स मतलब क्या होता है? सूरज या चांद कहीं जाते नहीं है ल्यूनर और सोलर एक्लिप्स में, दे रिमेन एट दैट प्लेस ओनली द थिंग इज कि वो थोड़े टाइम के लिए डोरमेंट स्टेट में चले जाते हैं, स्लीपिंग स्टेट में चले जाते हैं। तो सेम ऐसा ही हम लॉ के साथ करते हैं कि जो मैंने या तो सेवरेबिलिटी में कोई चीज हटाई या मैंने कॉन्स्टिट्यूशन के पहले के कोई लॉ को इनवैलिड बता दिया कि आज की डेट में ही नहीं चल सकता, तो मैं पूरा सा डेड नहीं दूं उसको, मतलब हमेशा के लिए हटा नहीं दूं उसको, एक बार स्लीपिंग स्टेट में डाल दो। हो सकता है आने वाले टाइम में कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट आएगा तो हम उस लॉ को वापस से ला पाएंगे, तो ब्रिंग बैक करने की एक तरह से कैपेसिटी रहेगी, तो उसके लिए हम एक्लिप्स की डॉक्ट्रीन को यूज कर सकते हैं। तो डॉक्ट्रीन ऑफ एक्लिप्स क्या कहती है? सिर्फ और सिर्फ जो भी चीज हटाई जा रही है, रिमूव की जा रही है, उसको डोरमेंट स्टेट में डालो, हमेशा के लिए खत्म मत करो। जब भी अमेंडमेंट आएगा तो हम देख लेंगे कि चला पाएंगे तो हम उसको वापस से रिवाइव कर लेंगे। दिस इज डॉक्ट्रीन ऑफ एक्लिप्स। वेवर बहुत ही सिंपल सी चीज है। वेवर में क्या था बेसिकली कि आपसे कहा गया कि फंडामेंटल राइट्स कोई मजबूरी नहीं है आपकी कि आपको लेने ही पड़ेंगे। इफ समबडी इज लाइक कि मुझे फंडामेंटल राइट नहीं चाहिए, मैं छोड़ना चाहता हूं, तो ही कैन। पर इस पे बाद में बवाल मचा। बवाल क्या मचा कि सरकार हमें कह रही है कि अपने फंडामेंटल राइट छोड़ दीजिए। छोड़ने के लिए नहीं बोला था, सिर्फ ये कहा इफ समबडी इज वॉलेंटरीली गिविंग अप द फंडामेंटल राइट्स, तो हम उसको प्रेशराइज नहीं कर सकते। फिर भी गवर्नमेंट ने क्लियर किया, कोर्ट्स ने क्लियर किया, सुप्रीम कोर्ट ने, कि इसका गलत मतलब मत निकालें। अगर आज की डेट में तुमने फंडामेंटल राइट छोड़ भी दिया तो ऐसा नहीं है तुम दोबारा उसको कभी ले नहीं सकते। जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है या तुम्हारे साथ कुछ गलत हो रहा है, यू कैन टेक देम बैक, तुम वापस से उसको ले सकते हो। जैसे कि आज की डेट में मैंने मौन व्रत धारण कर लिया तो मैंने अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच हमेशा के लिए त्याग दी, पर जिस दिन मुझे लगा कि पीपल आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ दैट थिंग एंड आई नीड टू स्पीक, तो मैं बोल सकता हूं। मुझे कोई सी कोर्ट या कोई सरकार आके रोक नहीं रही है कि तुमने मौन व्रत लिया तो बोले क्यों नहीं। इट इज माई इंडिविजुअल चॉइस कि मैं अगर लेना चाहूं वापस तो ले सकता हूं। तो यहां पे कोई धर्म बीच में नहीं आता, कोई कम्युनिटी बीच में नहीं आती, और आप जब भी छोड़ना चाहें छोड़ सकते हैं और जब भी लेना चाहें ले सकते हैं। तो हम डायरेक्टली क्या बोलेंगे, आर्टिकल 13 में से क्वेश्चन नहीं आता। क्वेश्चन आता है किस पे से? डॉक्ट्रीन्स में से। और डॉक्ट्रीन्स मैंने आपको बता दी, इनके केस लो भी आप एक बार देख लेना कि किसका केस लो कौन सा है, वो आप डिसाइडेड केस लो लिखोगे तो ज्यादा अच्छा इंपैक्ट आएगा। अब आता है हमारा एक पॉइंट, इसमें सिंगल पर्सन लो। दो एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आया पर मैं थोड़ा सा बता देता हूं। इसमें क्या था, चरणजीत लाल चौधरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है। इसमें बेसिकली हुआ क्या कि एक शोलापुर मिल थी, मिल मतलब जहां कपड़ा बनता था, वो वाइंडिंग अप करना चाहती थी, कंपनी को बंद करना चाहती थी। तो एक जो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर था उसने क्या की, वहां पे पिटीशन लगाई
कोर्ट में कि इसको बंद नहीं किया जाना चाहिए। उसकी पिटीशन पे कोर्ट ने एक्शन लिया और मिल को अब खुद टेक ओवर कर लिया और उसका बंद होने से बचा लिया। तो यहां ये चीज निकल करके आई कि एक पर्सन के लिए लॉ बना, किसके लिए? चरणजीत लाल चौधरी के लिए। लेकिन यहां पे ये नहीं था, एक्चुअल में ये देखना पड़ेगा सिंगल पर्सन लॉ में कि क्या वो पर्सन पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करता है। इफ द पर्सन सिंगल इज रिप्रेजेंटिंग द होल क्लास तो वो इंडिविजुअल नहीं कंसीडर होगा, वो क्लास की तरह कंसीडर होगा और उसके लिए लॉ बनाया जा सकता है। तो यहां पे यही चीज थी सिर्फ सिंगल पर्सन लॉ में। उसके बाद कई सारे केसेस आए जिनमें ऐसा करने की कोशिश की गई पर उनको मान्यता नहीं मिली। तो सिंगल पर्सन लॉ ऐसा नहीं हर एक के लिए बनी जाएगा। कोर्ट ये देखेगा या लॉ मेकर्स ये देखेंगे कि क्या वो सिंगल पर्सन पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है और क्या हमारा ये गुड फेथ में या पब्लिक गुड के लिए करना जरूरी है। अगर ऐसा लगा तो बनेगा, वरना नहीं बनेगा। अब आता है आर्टिकल नंबर 14। आर्टिकल 14 में क्वेश्चन कैसे आता है? कमेंट का आ जाता है, एक्सप्लेन का आ जाता है। एक्सप्लेन का किस तरह से कि आर्टिकल 14 गारंटीज टू ऑल इट्स सिटीजन्स इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो इस पे एक्सप्लेन करो कैसे। तो देखो आर्टिकल 14 की दो अप्रोच है, पहला नेगेटिव है, दूसरी पॉजिटिव है। नेगेटिव अप्रोच क्या कहती है? जो लोग अपने आप को सुपीरियर समझते थे उनके ऊपर रोक लगाओ कि वो लोगों के साथ अनइक्वल ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। दूसरा डिमांड इक्वल ट्रीटमेंट पॉजिटिव, कि सबकी एक सी इक्वालिटी होनी चाहिए, सबकी इक्वालिटी को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी है लॉ की। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ ये दो फॉर्म में हमारे पास आ जाता है। इसी को हम आगे लेके चलेंगे और उसके ऊपर बात करेंगे कि देखो जब हमने किसी भी तरह से इक्वालिटी दी है लोगों को तो इक्वालिटी में दो चीजें आती है, एक होता है डिस्क्रिमिनेशन, एक होता है क्लासिफिकेशन। क्वेश्चन इस पे भी आता है कि वैलिड क्लासिफिकेशन किसको मानेंगे किसको नहीं मानेंगे। तो आर्टिकल 14 से दो तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, एक तो डायरेक्ट एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट तो वो वाला क्वेश्चन आएगा जिसमें तुम्हें स्टेटमेंट दे दिया इक्वालिटी बिफोर लॉ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। दूसरा क्वेश्चन जो आएगा उसमें तुम्हें स्टेटमेंट ये नहीं मिलेगा, उसमें सिर्फ ये मिलेगा कि क्लासिफिकेशन कब वैलिड माना जाता है। कि एक सिचुएशन दे दी, सपोज ऐसा किया गया तो ये क्लासिफिकेशन था या डिस्क्रिमिनेशन, राइट टू इक्वालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताएं। तो क्लासिफिकेशन और डिस्क्रिमिनेशन में एक थिन लाइन ऑफ डिफरेंस है। डिस्क्रिमिनेशन तब होता है जब बिना सोचे समझे हम किसी को कुछ प्रिविलेजेस दे देते हैं, लेकिन क्लासिफिकेशन कब माना जाता है? जब एक्चुअल में उस इंसान को उस प्रिविलेज की जरूरत थी। जैसे कि बस में मान लीजिए आप ट्रेवल कर रहे हैं और ट्रेवल करते टाइम पे somebody is handicapped और उसको कंडक्टर ने तुम्हें कहा कि प्लीज आप खड़े हो जाओ, इनको बैठने दो, ही इज हैंडीकैप्ड। तो आप ये नहीं कहेंगे कि उसने मेरे साथ भेदभाव किया, मुझे क्यों उठाया? क्यों? क्योंकि उसको ज्यादा जरूरत थी इसलिए उसको बैठा दिया गया। तो हम क्लासिफिकेशन और डिस्क्रिमिनेशन को कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्लासिफिकेशन क्या है, डिस्क्रिमिनेशन क्या है। तो यहां पे मेनली हमें क्लासिफिकेशन ही समझना है। तो देखो लेजिस्लेटिव क्लासिफिकेशन क्या कहता है कि क्लासिफिकेशन मतलब ये कि जो भी लोग सिमिलर कैटेगरी के हों उनको तुम एक साथ ले लो और उनके लिए प्रोविजन बनाए जा सकते हैं। तो इसके दो चीजें हैं कि पहली चीज क्या सेटिस्फाई करना है, इंटेलिजिबल डिफरेंशिया, और दूसरा रेशनल नेक्सस। इंटेलिजिबल डिफरेंशिया मतलब कि जो तुमने फर्क किया है, डिफरेंशिएशन किया है, क्या वो सोच समझ के किया गया है। दूसरा रेशनल नेक्सस कि उसमें रैशनैलिटी होनी चाहिए, धारणा ऐसी होनी चाहिए कि सही और गलत को सोच समझ के हमने ये डिसीजन लिया है। अगर ये दो चीजें सेटिस्फाइड है तो वो क्लासिफिकेशन है, वरना वो क्या कहलाएगा? डिस्क्रिमिनेशन कहलाएगा। तो जब भी क्वेश्चन क्लासिफिकेशन से रिलेटेड है, लेजिस्लेटिव क्लासिफिकेशन लिखाना आए तो इंटेलिजिबल डिफरेंशिया और रेशनल नेक्सस दो पॉइंट आपको मेनली लिखने पड़ेंगे। इन दो पॉइंट्स के बिना आपका क्वेश्चन अधूरा माना जाएगा। हाँ, तो अब हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 15 की, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन एटसेट्रा। दो अभी तक इसमें से डायरेक्टली कोई नहीं पूछा गया है, बट स्टिल इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल दैट प्रोवाइड्स यू कि आपको बेसिकली किसी भी तरह से डिस्क्रिमिनेशन नहीं फेस करना पड़ेगा। किन ग्राउंड्स पे? रिलीजन, रेस, कास्ट, बर्थ प्लेस या एनी ऑफ देम। किसी को भी डिनायल नहीं होगा एक्सेस कहां पे? शॉप्स में, पब्लिक एंटरटेनमेंट के प्लेसेस में, वेल्स, टैंक्स, बाथिंग आर्ट्स, रोड एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट। किसी को मना किया जाएगा इन जगहों पे एंटर करने के लिए। लेकिन इसकी कुछ
है, जो हमने क्लासिफिकेशन देखा था उसी से रिलेटेड है। जो आर्टिकल 13 में मैंने क्लासिफिकेशन के बारे में बताया था कि डिस्क्रिमिनेशन और क्लासिफिकेशन में डिफरेंस होता है, तो यहाँ पे बेसिकली क्या किया गया है, क्लासिफिकेशन किया गया है कि देयर आर सर्टेन सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी दैट आर वीकर एज कंपेयर टू द अदर्स। तो उन वीकर सेक्शंस को अपलिफ्ट करने के लिए, इक्वालिटी उनमें लाने के लिए हमें उनके लिए स्पेशल प्रोविजंस बनाने पड़ेंगे। इसमें पहला एक्सेप्शन है रिलेटेड टू विमेन एंड चिल्ड्रन। यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस प्रभाकरन का केस है, जिसमें ये चीज निकल करके आई कि कभी भी विमेन के लिए अगर स्पेशल प्रोविजन बनाना हो तो दैट इज अलाउड, उसके लिए आपको कोई मना नहीं करेगा। बच्चों के लिए स्पेशली कुछ करना हो तो दैट विल बी अलाउड, नोबडी इज गोइंग टू डिनाई ऑन दैट थिंग। दूसरा एक्सेप्शन आता है किस चीज से रिलेटेड, बैकवर्ड क्लासेस SC एंड ST से रिलेटेड। इन लोगों को भी अपॉर्चुनिटीज दी गई है, बहुत सारी जगहों पे इनके स्पेशल प्रोविजंस बनाए गए हैं इनको ट्रीटमेंट दिलवाने के लिए। तो दिस इज ऑल अबाउट आर्टिकल नंबर 15। बस इतना ही है कि आपको डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, पर क्लासिफिकेशन इज अलाउड। नाउ कमिंग ऑन टू आर्टिकल नंबर 16, इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन किस तरह से आता है कि आर्टिकल 16 कहता है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। तो इसके आपको बताना रिजर्वेशन पॉलिसी ऑफ इंडिया क्या है। तो रिजर्वेशन पॉलिसी ऑफ इंडिया एक्चुअल में इसका एक्सेप्शन है आर्टिकल नंबर 16 का। एक्चुअल आर्टिकल 16 इज रिलेटेड टू अपॉर्चुनिटी विल बी प्रोवाइडेड इक्वली टू ईच एंड एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया, चाहे वो किसी भी जगह से बिलोंग कर रहा हो, किसी भी पार्ट से हो इंडिया के, या फिर वो भले ही किसी भी रिलीजन से हो, कास्ट से हो, चाहे मेल हो फीमेल हो, इक्वालिटी ऑफ। पर यहां भी हमने रिजर्वेशन पॉलिसी बनाई है जहां विमेन के लिए भी सीट रिजर्व करते हैं, SC, अदर बैकवर्ड क्लासेस, EWS, बहुत सारी स्कीम्स ऐसी लाई जाती है जिनमें हम रिजर्वेशन प्रोवाइड कराते हैं। तो उसी पे हाईलाइट करने के लिए क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा। तो पहला चीज तो सेक्शन 16(1) क्या कहता है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए हर तरह के एम्प्लॉयमेंट में जो स्टेट आपको ऑफर करता है। स्टेट मींस गवर्नमेंट। डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा अपॉइंटमेंट के टाइम पे ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और रेसिडेंस। एक्सेप्शन पहला, पार्लियामेंट लॉज बना सकती है जहां पे एक पर्टिकुलर स्टेट का ही रेसिडेंट वहां पे जॉब पाएगा। प्रोविजन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, और एक प्रोविजन इस चीज का भी बना हुआ है कि जो रिलीजियस बॉडीज होती है, गवर्नमेंट विल नॉट इंटरफेयर इन दोज बॉडीज, वहां पे सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, वहां पे एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के ही लोग अपॉइंट हो सकते हैं, उस चीज में सरकार कभी भी इंटरफेयर नहीं करेगी। तो जब भी आर्टिकल 16 से क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्टली 16 एक्सप्लेन करना नहीं आएगा, यू विल बी गेटिंग अ क्वेश्चन रिलेटेड टू द एक्सेप्शंस, जैसे कि रिजर्वेशन पॉलिसी ऑफ इंडिया। तो रिजर्वेशन पॉलिसी को बताने के लिए यू नीड टू एक्सप्लेन फर्स्ट व्हाट इज आर्टिकल 16, कि ये इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात करता है। सेकेंडली यू नीड टू मेंशन व्हाट आर द एक्सेप्शंस, और एक्सेप्शन किस तरह से बनाए गए, अगेन क्लासिफिकेशन नॉट डिस्क्रिमिनेशन, कि उनको अपलिफ्ट करने के लिए, इक्वालिटी एस्टेब्लिश करने के लिए हमने रिजर्वेशन पॉलिसी बनाई हुई है। तो आपको इस तरह से जस्टिफाई करके आंसर देना होगा। आर्टिकल 17 कोई राइट नहीं है एक्चुअल में, इट इज मोर ऑफ अ प्रोहिबिशन देन अ राइट। अब अनटचेबिलिटी वाज वंस प्रैक्टिस्ड इन इंडिया वेरी बैड, पूरी फैली हुई थी। एवरीबडी हु इज एन अनटचेबल वाज फीलिंग लाइक कि मेरे को जन्म क्यों दिया भगवान ने, मतलब कॉज था अनटचेबिलिटी का। लेकिन विद द हेल्प ऑफ मेनी लीडर्स एंड मेनी सोशल, हमने इस चीज को देश से बाहर निकालने की कोशिश की। जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो स्पेशली आर्टिकल 17 इस चीज के लिए रखा कि अनटचेबिलिटी को हम पूरी तरह से खत्म कर रहे हैं, और इसके लिए अगर कोई भी इसको प्रैक्टिस करेगा तो उसको पनिशमेंट का भी प्रोविजन है। आर्टिकल 18 सेम वही प्रोहिबिशन है, कोई राइट नहीं है एज सच। प्रोहिबिशन किस चीज पे, टाइटल्स पे। टाइटल किस तरह के, जैसे पहले के टाइम पे दिए जाते थे राय बहादुर, राज साहब, नाइट, ऐसे टाइटल्स दे दिए जाते थे। अंग्रेजों की डिवाइड एंड रूल की, तो दे वांटेड टू डिवाइड पीपल, कि किसी को ऊंचा दिखा दो, किसी को नीचा दिखा दो, एंड देन आफ्टर हम उन पे रूल करते रहेंगे। लेकिन आज की डेट में ऐसा नहीं करना हमें कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि किसी को भी किसी तरह का टाइटल नहीं दिया जाएगा। दो ही टाइटल अलाउड है, एक तो एकेडमिक और एक मिलिट्री। एकेडमिक
टाइटल मीन जैसे कि इफ यू आर अ डॉक्टर तो डॉक्टर लगाओगे, इफ यू आर अ पीएचडी होल्डर तो आप अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाओगे, इफ यू आर कंपनी सेक्रेटरी यू विल मेंशन योर नेम एज कंपनी सेक्रेटरी, सीएस लगा के लिखोगे, सीए है तो सीए लगा के लिखेगा। तो दैट इज समथिंग दैट यू हैव अचीव्ड ऑन द बेसिस ऑफ योर टैलेंट। लेकिन मिलिट्री में जैसे लेफ्टिनेंट, कर्नल, जनरल, ये सब उनको अचीवमेंट्स है, तो ऑन दिस बेसिस आपको टाइटल मिल सकता है, अदर देन दैट यू कैन नॉट गिव एनी टाइटल टू एनीवन। उसके अलावा फॉरेन टाइटल अगर किसी को एक्सेप्ट करना है तो उसके लिए किसकी मंजूरी चाहिए? प्रेसिडेंट की आपको मंजूरी चाहिए। आर्टिकल 19 जैसे 16 इंपॉर्टेंट है वैसे 19 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब पूछते कैसे हैं क्वेश्चन, 19 टोटली इज रिलेटेड टू फ्रीडम। फ्रीडम किस तरह की? 6 तरह की हमारी टोटल फ्रीडम है। पहली है स्पीच एंड एक्सप्रेशन, दूसरी असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, तीसरी है एसोसिएशन, चौथा मूव फ्रीली थ्रू आउट इंडिया, reside and settle in any part of India, फिफ्थ नंबर। इसमें एक प्रॉपर्टी वाला भी था एफ वाला जो रिमूव हो चुका है। अब देखो यहां पे क्वेश्चन किस तरह से आएगा, मे बी आपसे ऐसे पूछ लिया जाए व्हाट इज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, व्हाट आर द रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन ऑन द सेम, या फिर फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन पूछ के उसकी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन पूछ ले, या फिर ट्रेड एंड प्रोफेशन। तो आपको ये जो पढ़ना है इसमें नॉट ओनली द आर्टिकल, उसके रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस भी पढ़ने पड़ेंगे। अब देखो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन क्या होते हैं, बेसिकली जो भी राइट्स हमें मिलते हैं दे आर नॉट एब्सोल्यूट, ये एब्सोल्यूट नहीं होते, फिर इन पे कभी भी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है। इमरजेंसी में ये पूरी तरह सस्पेंड भी किए जा सकते हैं, तो ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं जब हमने फंडामेंटल राइट स्टार्ट किया था। अब जो ये राइट्स है इन पे कैसी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लग सकती है, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल के लिए 2 लिए गए हैं, वन इज द स्पीच एंड एक्सप्रेशन, सेकंड इज द ट्रेड एंड प्रोफेशन। रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन स्पीच पे क्या हो सकती है? डिसेंसी एंड मॉरलिटी के अगेंस्ट जो भी चीजें होंगी उनको नहीं बोला जा सकता। नो इंसाइटमेंट टू ऑफेंस, कहीं भी आपका कोई भाषण या कोई आपका कथन जो कि भड़काता है किसी को ऑफेंस करने के लिए, वो अलाउ नहीं होगा। पब्लिक पॉलिसी या लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब करने वाले स्टेटमेंट्स अलाउ नहीं होंगे। अदर देन दैट डिफेमेशन किसी का हो ही नहीं सकता, वो वैसे भी एक क्राइम भी है, टोर्ट में भी कवर होता है। नो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, आप कोर्ट की किसी भी तरह से इंसल्ट नहीं कर सकते। दीज आर सम ऑफ द रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन दैट आर पुट ऑन स्पीच एंड एक्सप्रेशन। उसके बाद आता है हमारा ट्रेड एंड प्रोफेशन, इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक, एग्जाम्पल नॉट टू बिकम प्रोस्टिट्यूट। हम इस चीज को जो लोग मजबूरी में कर रहे हैं वो एक अलग बात है, लेकिन वी आर नॉट सेइंग कि इट इज अ प्रोफेशन एंड यू शुड दैट। तो हम कभी भी पब्लिक इंटरेस्ट में ऐसा काम नहीं कर सकते, जनरल इंटरेस्ट की बात हम इस चीज को प्रोफेशन नहीं मान सकते। सेकेंड, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के बिना कोई भी अपना वो काम नहीं कर सकता जो बिना उसके किया नहीं जा सकता। जैसे कि डॉक्टर बिना मेडिकल की डिग्री के डॉक्टर नहीं बन सकता, सीएस बिना सीएस की सर्टिफिकेट के काम नहीं कर सकता, सीए नहीं कर सकता। ऐसे ही बहुत सारे प्रोफेशन है, तो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन जहां पे नीडेड हो यू शुड गेट इट फर्स्ट एंड देन स्टार्ट वर्किंग। मोनोपोली, जहां स्टेट ने मोनोपोली क्रिएट कर रखी हो, इसके लिए आरसी कूपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया है। इनिशियली बैंकिंग बिजनेस वाज नॉट अलाउड टू बी डन बाय एवरीवन, ये स्टेट ही करता था, तो आरसी कूपर ने इस लॉ की वैलिडिटी को चैलेंज किया। पर हम पहले ही मोनोपोली ला चुके थे बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951, तो हमने ये कह दिया था कि मोनोपोली अलाउड है, तो आरसी कूपर का चैलेंज वहीं पे खत्म हो गया कि मोनोपोली अगर क्रिएटेड है तो नोबडी विल बी अलाउड टू डू दैट वर्क। अब आपको इसकी लिमिटेशंस बहुत सारी है, ये कैसे काम करता है ये आपको सब वहां पे एग्जाम में लिखना पड़ेगा। हर फ्रीडम का आप एक्सप्लेनेशन दे सकते हो, उसकी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लिखी जा सकती है। अब मोनोपोली किस तरह की होती है? मोनोपोली क्या है? मोनोपोली इज बेसिकली इफ समथिंग इज टू बी डन बाय द गवर्नमेंट ओनली, गवर्नमेंट विल क्रिएट मोनोपोली ऑन दैट थिंग। अब फिर वो काम गवर्नमेंट के अलावा कोई नहीं करेगा, पर इस चीज का मिसयूज भी नहीं होना चाहिए। इसका एक एग्जांपल है, एमपी में हुआ था कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बीड़ी को सस्पेंड कर दिया किस सीजन में? एग्रीकल्चर में। पर्पस ठीक ही था, वैसे कुछ गलत नहीं था कि हमें एम्प्लॉयमेंट ज्यादा चाहिए, कहाँ पे लेबर ज्यादा चाहिए? एग्रीकल्चर में। तो हमने कहा अनएम्प्लॉयड जो लोग हैं उनको भी हम ले लेंगे, प्लस जो बीड़ी मैन्युफैक्चरिंग में है उनको हम यहाँ पे इंक्लूड कर लेंगे। एक तरह से ठीक था, लेकिन इसके कॉन्सिक्वेंसेस कुछ अलग ही हो गए। क्या हुआ कि जो लोग अपने आप को एग्रीकल्चर में काम नहीं कर पा रहे थे
वो बीड़ी मैन्युफैक्चरिंग में तो ऑब्वियसली कर पा रहे थे, जैसे औरतें हैं या बुजुर्ग लोग हैं वो बीड़ी मैन्युफैक्चरिंग कर पा रहे थे, लेकिन एग्रीकल्चर में वो अपने इनपुट्स नहीं दे सकते, तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही गलत हो गया। तो इस लॉ को इनवैलिड बताया गया और बाद में इसको हटा दिया गया कि ये रीजनेबल नहीं है, अनरीजनेबल रेस्ट्रिक्शन मानी जाएगी। अब आर्टिकल 20, कभी कभी इस पे भी क्वेश्चन आ जाता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 3 तरह की प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है आपको। कौन सी 3 तरह की प्रोटेक्शन है? पहला नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज, दूसरा डबल जियोपार्डी, तीसरा सेल्फ इंक्रिमिनेशन। हम शुरू करेंगे सेल्फ इंक्रिमिनेशन से, जिसको हम रिलेट करेंगे एविडेंस एक्ट से। एविडेंस एक्ट क्या कहता है? कन्फेशन कभी भी थ्रेट में, प्रॉमिस में, इंड्यूसमेंट में नहीं हो सकता। ये चीज कहां से आती है? बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन से। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है किसी भी पर्सन को अपने अगेंस्ट विटनेस नहीं बनाया जा सकता किसी भी हाल में। अगर वो वॉलेंट्रीली कहता है कि मैंने गुनाह किया है या मैं विटनेस बनना चाहता हूं, तो आप उसको लो, वरना उसको प्रेशराइज करके उसका गुनाह उससे कबूल नहीं करवाया जाता। डबल जियोपार्डी क्या कहती है कि एक ही गुनाह के लिए एक पर्सन को दोबारा से सजा नहीं मिल सकती, वंस द पर्सन हैज बीन पनिश्ड। अगर लॉ चेंज भी हो जाता है तो उसको हम दोबारा पनिशमेंट नहीं दे सकते। नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज भी सेम इसी की बात करता है कि अगर तुम्हें पुराने एक्ट के अकॉर्डिंग कोई सजा मिल चुकी है, नाउ द एक्ट हैज बीन चेंज, तो तुम्हें नए के अकॉर्डिंग वापस से कुछ नहीं मिलेगा, उसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट इस पे नहीं आएगा। डबल जियोपार्डी जब तुम्हें 2 पनिशमेंट से बचाता है, एक्स पोस्ट फैक्टो पनिशमेंट एक्सीड करने से या लाइबिलिटीज इंक्रीज होने से बचाता है। लेकिन याद रखना, नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज कभी भी सिविल केसेस पे अप्लाई नहीं होता, इट ओनली अप्लाइज टू क्रिमिनल केसेस। सिर्फ क्रिमिनल केसेस में ही ये प्रोटेक्शन आपको मिल रही है। कमिंग ऑन टू आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। देखो 3 केस है इसके, तीसरा केस है उसमें बहुत ब्रॉड इसको कवरेज मिला है। पहला था AK गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, जिसमें ये कहा गया कि सिर्फ ये बॉडीली राइट है कि मेरी बॉडी पे मेरा अधिकार है, नो पर्सन हैज अ राइट टू इन्फ्रिंज इट। मतलब मेरे को कोई कन्विक्ट नहीं कर सकता, मेरे को कोई मार नहीं सकता, क्योंकि मेरी बॉडी है, मेरा अधिकार है। खड़क सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में इस चीज को बढ़ाया गया कि इट इज नॉट कन्फाइंड टू बॉडीली रेस्ट्रेंट, सिर्फ बॉडीली राइट ने, इट कवर्स मेनी अदर थिंग्स। फिर उसके बाद फिलिप्स एल्फ्रेड मालविन वर्सेस वाइजे गोंजाल्विस के केस में ये कहा गया कि राइट ऑफ अ कपल टू अडॉप्ट अ सन इज आल्सो इंक्लूडेड इन राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। अब हम इन चीजों को कैसे समझें कि क्या इन्होंने किया, कि इतना क्यों उसको बढ़ाया। देखो, अगर मैं जीवन जीने के लिए आया हूं इस धरती पे, तो जीवन जीने के लिए मुझे बहुत सारी चीजें जरूरी है, तो जरूरी चीजें अगर मुझे नहीं दी जाएगी तो मेरी लाइफ तो कोई मीनिंगफुल हुई नहीं। तो इसका मतलब राइट टू लाइफ इंक्लूड्स ईच एंड एवरीथिंग दैट मेक्स योर लाइफ मीनिंगफुल। तो इस तरह से इसमें बहुत सारी चीजें इंक्लूड हो जाएगी। तो पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट में रहना भी मेरा क्या बन जाएगा? राइट टू लाइफ बन जाएगा। एजुकेशन पाना भी मेरा राइट टू लाइफ बन जाएगा। राइट टू नो, जो हमारा राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट कवर करता है, वो भी इसी में कवर होता है। तो एवरीथिंग दैट मेक्स योर लाइफ मीनिंगफुल विल बी कवर्ड अंडर आर्टिकल नंबर 21। राइट टू एजुकेशन का एक्ट बनाया गया इसको अमेंडमेंट 86 में, और फ्री एजुकेशन दी जा रही है 6 to 14 ईयर्स की एज ग्रुप के हर एक बच्चे को। आर्टिकल 22 बात करता है राइट अगेंस्ट अरेस्ट की। इसको हम कैसे समझेंगे कि इफ अ पर्सन इज अरेस्टेड विदाउट एनी लॉफुल जस्टिफिकेशन या प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, तो हम कहते हैं कि उसको छूटने का या वहां से निकलने का पूरा राइट है। तो इसके लिए हमने इसको बनाया कि किसी का भी अनलॉफुल डिटेंशन नहीं होना चाहिए, किसी को भी कस्टडी में बिना किसी लॉफुल जस्टिफिकेशन के नहीं रखाना जाना चाहिए। और इसी के लिए हमारा CRPC में भी एक रूल बना हुआ है कि इफ अ पर्सन इज अरेस्टेड ही और शी हैज टू बी प्रेजेंटेड बिफोर द मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स। यहाँ पे भी सेम यही है कि किसी को भी आप विदाउट एनी लॉफुल जस्टिफिकेशन 24 घंटे से ज्यादा कस्टडी में नहीं रख सकते। वंस अ मजिस्ट्रेट अलाउज यू टू कीप हिम इन कस्टडी फॉर मोर देन 24 आवर्स, यू कैन डू द सेम। अदर देन दैट पुलिस डोंट हैव सच पावर्स। एलियन एनिमीज को या जिसका प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ में अरेस्ट हुआ है, उनको ये राइट नहीं मिलेगा। एलियन एनिमीज एज यू ऑल नो कि टेररिस्ट वगैरह को हम ये राइट नहीं दे सकते कि उनको 24 आवर्स में प्रेजेंट करके और लॉफुल जस्टिफिकेशन नहीं मिला तो छोड़ देंगे, उन पे ये चीज अप्लाई नहीं होगी। लेकिन दूसरा है प्रिवेंटिव डिटेंशन। व्हाट इज प्रिवेंटिव डिटेंशन देन? कि कोई अपराध करने वाला था, आपने उसको उससे पहले पकड़ लिया, प्रिवेंटिव एक्शन ऑफ पुलिस और द
मजिस्ट्रेट, तुमने उसको पकड़ा लेकिन अब उसको छोड़ तो नहीं सकते क्योंकि अपराध तो ऐसा उसने किया नहीं है, तो अब उसके केस में क्या था, हम उसको ये 24 आवर्स वाली कंडीशन नहीं अप्लाई करते कि उसको नहीं रिलीज करेंगे, हम राइट अगेंस्ट अरेस्ट उस पर काम नहीं करता। पर एक्चुअल में इसमें भी कई चीजें लाई गई जो बाद में आई कि जब पहले अरेस्ट होता था तो प्रिवेंटिव डिटेंशन के नाम पे लंबे समय तक लोगों को रख लिया जाता था। बाद में एक नया अमेंडमेंट आया, अमेंडमेंट के बाद से ये बोला गया 44th अमेंडमेंट 1978 में कि अगर प्रिवेंटिव डिटेंशन में भी किसी को पकड़ना है तो 3 महीने का ही टाइम रहता है आपके पास उसकी रिपोर्ट बनाने का। इफ द रिपोर्ट इज फाउंड ऑफ एडवर्स नेचर यू कैन कीप द पर्सन फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन, आप उसको डिटेन कर सकते हो, बट इफ रिपोर्ट में ऐसा कुछ नहीं मिलता यू हैव टू सेट द पर्सन फ्री। तो एक तरह से 3 महीने की ही टाइम लिमिट है, अगर कुछ भी ऐसा पाया नहीं जाता उस इंसान के खिलाफ, और अगर पाया जाता है तो यू कैन कीप फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन एज वेल। अब आता है आर्टिकल नंबर 23 एंड 4, इस पे से भी क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन को एक्सप्लेन करो एज मेंशन्ड इन राइट आर्टिकल 23 एंड 4। अब देखो एक्सप्लॉयटेशन क्या चीज है, जब एक पर्सन के साथ उसकी क्षमता से ज्यादा उससे काम करवाया जाए या उससे वो काम करवाया जाए एक्चुअल में वो वॉलेंटरीली नहीं करना चाहता, तो उसके लिए राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन अवेलेबल है। अब क्या ये राइट सिर्फ स्टेट के अगेंस्ट अवेलेबल है? नहीं, दिस इज अवेलेबल अगेंस्ट इंडिविजुअल्स एज वेल। तो ये नॉट ओनली स्टेट, हम इसमें लिखेंगे नॉट ओनली स्टेट, ऑल्सो अवेलेबल अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल्स। ये आपको प्राइवेट इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट भी अवेलेबल मिलेगा। वीकर सेक्शन जो होता है सोसाइटी को मेनली उसके लिए बनाया जाता है। अब देखो आर्टिकल 23 बैन इंपोज करता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग पे कि ह्यूमन बींग्स को गुड्स की तरह से डील करना बंद करो, उनके साथ तुम वैसा नहीं कर सकते जैसे खरीदना बेचना ये सब। बेगरी पूरी तरह से प्रोहिबिट की गई है क्योंकि वो इनवॉलेंट्री हो तो ये कहीं भी सही नहीं है कि कोई किसी को प्रेशराइज करके भीख मंगवा रहा हो। दूसरा यहाँ पे स्लेवरी के लिए भी मना किया गया कि स्लेव इज समथिंग दैट इज वेरी बैड टर्म, कि गुलाम किसी को नहीं बना सकते, हम बहुत साल गुलामी में रह चुके, नाउ वी विल नॉट लिव। हम सर्वेंट बना सकते हैं किसी को क्योंकि सर्वेंट कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस पे काम करता है, स्लेव की कोई अपनी फ्रीडम एज सच नहीं होती, तो स्लेवरी को भी प्रोहिबिट किया गया। जो आर्टिकल 24 है वो कहता है कि छोटे बच्चे जो अप टू 14 ईयर्स तक के ही हों उनको हैजार्डस एम्प्लॉयमेंट में, फैक्ट्रीज में, माइंस में, इनमें इन्वॉल्व नहीं करना है। तो जब भी इस आर्टिकल से क्वेश्चन आएगा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है जैसा कुछ मिलेगा तो यू हैव टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग। ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी लिखना पड़ेगा, बच्चों का एम्प्लॉयमेंट के क्या रूल्स है वो भी आपको लिखने पड़ेंगे, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये भी लिखना इसमें कि आपका ये राइट सिर्फ स्टेट के अगेंस्ट अवेलेबल नहीं है, इट इज ऑल्सो अवेलेबल अगेंस्ट अनस्क्रपलस इंडिविजुअल, मतलब क्रूरता करते हैं जिनमें मानवीयता नाम की कोई चीज नहीं होती, उन लोगों के अगेंस्ट भी ये अवेलेबल है। तो मतलब प्राइवेट पर्सन में भी ये अप्लाई हो रहा है। अब आता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, इसके 4 आर्टिकल है टोटल, 25, 6, 7 एंड 8। 25 कहता है अपना अपना रिलीजन हर कोई प्रमोट कर सकता है, कोई मना नहीं करेगा। 26 कहता है अगर कोई रिलीजियस डिनोमिनेशन है उनकी खुद की प्रॉपर्टी होल्ड कर सकते हैं, डिस्पोज कर सकते हैं, एनीथिंग कैन बी डन बाय देम, गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करेगी। 27 कहता है कि जब भी कोई रिलीजियस बॉडी को चैरिटी करेगा तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा, ये रिबेट मिल जाती है आपको टैक्स में, यहाँ पे टैक्स में कोई आपको चार्ज नहीं करेगा। तो जितना आप डोनेशन करोगे रिलीजियस पर्पज से वो टैक्स फ्री हो जाएगा। 27 उसकी बात करता है। 28 कहता है कि अगर स्टेट किसी भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को फंड प्रोवाइड कराता है तो वो फंड बराबर का होगा, किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन उसमें नहीं किया जाएगा। अगर गवर्नमेंट किसी को एड कर रही है तो वो सिर्फ और सिर्फ बराबर का ही प्रोवाइड कराएगी। दूसरा इसका पार्ट ये है कि अगर मान लो आप एक रिलीजियस बॉडी हो, आप अगर रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दोगे तो उसके लिए मना नहीं है, दो अगर नॉर्मल एक कॉलेज या स्कूल है तो आपको कह दिया जा सकता है कि एक पर्टिकुलर रिलीजन से रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे नहीं दिए जा सकते। बट इफ अगर आप एक रिलीजियस बॉडी हो और आप बने ही उस चीज के लिए हो, जैसे बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज वगैरह ये, तो वो तो प्रमोट ही उस चीज को कर रहे हैं, तो देयर टीचिंग्स कैन बी प्रोवाइडेड रिलेटेड टू दैट रिलीजन ऑल्सो। ठीक है, तो यहाँ पे ये कहा गया है कि जो स्टेट फंड से चलेगा पूरी तरह से उनको तो आप रिलीजियस इंस्ट्रक्शन के लिए मना करोगे, लेकिन कोई अगर बॉडी बनी ही रिलीजियस पर्पस से है तो उसके लिए ये रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। दिस इज आर्टिकल नंबर 28। 29 एंड 30 ये सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटीज के राइट है, ये हर कम्युनिटी को नहीं मिलते। दीज आर नॉट राइट्स फॉर एवरीवन, दीज आर अवेलेबल ओनली टू माइनॉरिटीज। माइनॉरिटीज पे ये चीज अप्लाई होती है। तो कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट दैट आर कवर्ड अंडर आर्टिकल नंबर 30 आर
29 एंड 30 आर अवेलेबल ओनली टू माइनॉरिटीज। 29 क्या कहता है, माइनॉरिटी को अपना रिलीजन प्रिजर्व करने की, कंजर्व करने का राइट है, कोई भी तरह का उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, अगर वो कहीं भी जाते हैं किसी काम को करवाने के लिए, नोबडी इज गोइंग टू डिस्क्रिमिनेट देम। 30 कहता है कि माइनॉरिटी अपना इंस्टीट्यूट बना सकते हैं किसी भी चीज का, जैसे कि कॉलेजेस बना सकती है, स्कूल्स बनाते सकती है, जैसे सिख कॉलेजेस एंड स्कूल, और स्टेट जब उनको फंड देगा तो किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, बराबर फंड उनको प्रोवाइड हो जाएगा। आर्टिकल 31 एज यू ऑल नो रिलेटेड टू प्रॉपर्टी था, जो हमने हटा दिया 44th अमेंडमेंट से, अब इसको आर्टिकल 300 में एक लीगल राइट के नाम से डाल दिया गया। कमिंग टू द लास्ट आर्टिकल दैट इज रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट इज आर्टिकल 32। वाई आर्टिकल 32? आर्टिकल 32 बनाया गया है एनफोर्सिएबिलिटी ऑफ फंडामेंटल राइट के लिए। वाई एनफोर्सिएबिलिटी थ्रू आर्टिकल 32 ओनली, कि जब मेरा राइट इन्फ्रिंज होगा तो मैं कहां जाऊं मदद मांगने के लिए, तो हमने सबसे बड़ी कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को इसके साथ अटैच किया। ये कहा जब भी किसी का फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज होगा तो ही और शी हैज अ राइट टू गो टू द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली थ्रू द ऑप्शन ऑफ रिट पिटिशन। तो रिट पिटिशन की मदद से हम सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं। तो इतनी बड़ी कोर्ट जब तुम्हारे राइट को प्रिजर्व करेगी तो यू आर श्योर कि तुम्हें तुम्हारा राइट मिल ही जाएगा, किसी तरह की कोई गड़बड़ उसमें नहीं होगी। हाँ, तो अभी हमने बात की रिट्स की। तो रिट्स बेसिकली दो तरह से लगाई जा सकती है, एक होती है आर्टिकल 226 से, एक होती है आर्टिकल 32 से। जब हम आर्टिकल 32 में रिट लगाते हैं तो हम सिर्फ फंडामेंटल राइट से रिलेटेड लगा सकते हैं, लेकिन जब हम आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट में रिट लगाते हैं तो दैट कैन बी फॉर फंडामेंटल राइट्स एज वेल एज सम अदर राइट्स। तो 226 वाला रूट किसके लिए? हाई कोर्ट के लिए, और जो 32 वाला रूट है दैट इज फॉर सुप्रीम कोर्ट। अब आती है टाइप्स ऑफ रिट्स। पहली है हैबियस कॉर्पस, लिटरल मीनिंग होता है हैव अ बॉडी। ये एक्चुअल में सेम वैसा ही है जो हमें राइट अगेंस्ट अरेस्ट में हमने पढ़ा। इसके लिए तुम टोर्ट को भी रेफर कर सकते हो, उसमें हम रॉन्गफुल इंप्रिजनमेंट पढ़ते हैं, वहां पे भी ये रेमेडी आपको बताई जाती है। अगर किसी को विदाउट एनी लॉफुल जस्टिफिकेशन पकड़ लिया गया है तो वो या उसके बिहाफ पे कोई अदर पर्सन ये रिट लगा सकता है कोर्ट में, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में, कि हमें वो पर्सन मिल नहीं रहा है या उसको ढूंढो या उसको बाहर लाओ। तो कोर्ट क्या करेगी? रिट इश्यू करेगी उस अथॉरिटी को जिसने उसका रॉन्गफुल डिटेंशन किया होगा, तो उससे फिर कोर्ट में उस पर्सन को प्रेजेंट किया जाएगा। तो इस तरह से आपको रेमेडी मिल जाती है। तो रिट पिटीशन बेसिकली हैबियस कॉर्पस की आपका राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई गई है, कि अगर किसी ने तुम्हें रॉन्गफुली इंप्रिजन कर लिया है या कन्फाइन कर लिया किसी पर्टिकुलर प्लेस पे, तो उससे तुम वहां से छूट सकते हो थ्रू द हेल्प ऑफ दिस रिट हैबियस कॉर्पस। सेकेंड आती है मैंडेमस, जहां हेबियस कॉर्पस आपको राइट टू लाइफ को प्रोटेक्ट करती है। मैंडेमस आपको कोई काम अगर आपका नहीं करके दे रहा है उस चीज पे काम करती है। जैसे मान लो कोई भी पब्लिक अथॉरिटी या कोई भी गवर्नमेंट की बॉडी अगर आपका प्रॉपरली काम नहीं कर रही है तो ये मैंडेमस की रिट उसको दिलवाई जा सकती है। जैसे कोई यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन नहीं हो रहा, आपकी कट ऑफ मार्क्स आ गए बट स्टिल दे आर नॉट गिविंग यू एडमिशन, आप ये रिट पिटिशन कोर्ट में लगाएंगे, कोर्ट इनसे पूछेगी कि बताओ अब क्यों नहीं इसका एडमिशन हो रहा, गिव मी अ रीजन फॉर द सेम। तो अगर ये रीजन दे नहीं पाते तो दे हैव टू टेक योर एडमिशन। तो मैंडेमस इज बेसिकली लाइक अ कमांड दैट इज इशूड टू अ कोर्ट कि ये काम नहीं कर रहे तो करके दो तुम। जैसे कि रजिस्ट्रार के पास तुम गए रजिस्ट्रेशन करवाने अपने डॉक्यूमेंट का, उसने नहीं किया, सब कुछ वैलिड था तो भी आपने ये रिट पिटीशन लगा दी, तो रजिस्ट्रार को मैंडेमस इश्यू होगी कि क्यों तुम रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहे, इट इज योर ड्यूटी। तो बेसिकली हम दो चीजें कह सकते हैं, इट इज लाइक अ कमांड, दूसरा इट इज टू इन्वोक द ड्यूटी ऑफ एनी पब्लिक अथॉरिटी। तीसरी रिट आती है प्रोहिबिशन की। प्रोहिबिशन और सर्टियोररी दो रिट ऐसी है जो सिर्फ जुडिशियल और क्वाजी जुडिशियल बॉडी पे ही अप्लाई होती है, जहां मैंडेमस हर तरह की पब्लिक अथॉरिटी या गवर्नमेंट बॉडी पे लागू होती है। प्रोहिबिशन एंड सर्टियोररी दीज आर द टू रिट जो सिर्फ और सिर्फ अप्लाई किस पे होती है? कोर्ट्स या फिर क्वाजी जुडिशियल बॉडी, ट्राइब्यूनल वगैरह। प्रोहिबिशन क्या कहती है? अगर किसी कोर्ट में केस चल रहा है जबकि उसकी जुरिस्डिक्शन में वो चीज नहीं आती है तो भी वो जबरदस्ती केस को लेके बैठे हैं और कोई बीच में ये रिट लगा देता है कोर्ट में, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में, तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट उस केस को वहीं पे बंद करवा सकती है और कहती है कि हम प्रॉपर जुरिस्डिक्शन वाली जगह इसको चलाएंगे, तुम्हें नहीं देंगे। सर्टियोररी बाद में आती है। सर्टियोररी में क्या होता है कि अगर किसी ने गलत डिसीजन भी दे दिया, मान लो जुरिस्डिक्शन नहीं था या फिर जुरिस्डिक्शन था पर उन्होंने क्या किया, जुरिस्डिक्शन को प्रॉपरली एक्सरसाइज नहीं किया, मतलब गलत तरीके से डिसीजन दे दिया,
तो डिसीजन आने के बाद में एक ऑप्शन होता है अपील का, पर हम अपील नहीं कर रहे, हम बेसिकली उस डिसीजन को क्वैश करवाना चाहते हैं थ्रू रिट पिटीशन। तो सर्टियोरेरी मैंने लगाई हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट रिट हमारा ये डिसीजन क्वैश हो सकता है अगर उन्होंने गलत ज्यूरिसडिक्शन यूज किया है या गलत तरीके से डिसीजन लिया है। तो ये सर्टियोरेरी लेटर स्टेज पे इशू होती है, और जो प्रोहिबिशन है दैट इज इशूड एट एन अर्लियर स्टेज। क्वो वारंटो बहुत ही सिंपल सी रिट है। अगर कोई किसी एक पर्टिकुलर जगह पे, जो कि एक पब्लिक ऑफिस है या कोई पब्लिक डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट ऑफिस है, उसमें बैठ जाता है विदाउट एनी लॉफुल अथॉरिटी, यू कैन क्वेश्चन दैट पर्सन कि किस बेसिस पे बैठे हो। जैसे मान लो कोई यूनिवर्सिटी है, उसमें कोई प्रोफेसर लगा हुआ है गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी में, एंड यू आर श्योर कि इसको मिलनी नहीं चाहिए नौकरी, इतना एजुकेटेड ही नहीं है, यू कैन क्वेश्चन दैट पर्सन की व्हाट इज योर अथॉरिटी। तो जब आप ये रिट लगाएंगे, यूनिवर्सिटी के पास में आएगा क्वेश्चन कि तुम बताओ कि इस बंदे की क्या अथॉरिटी है, किस अथॉरिटी से ये इस जगह पे बैठा है। अगर तुम प्रूव कर पाते हो उसकी अथॉरिटी तो ठीक है, वरना इस पोजीशन को वैकेट करो, इस ऑफिस को खाली करो, फिर इस पोजीशन को फिल किया जाएगा। तो ये 5 तरह की आपकी टोटल रिट है। इनमें से भी क्वेश्चन रिपीटेडली आते रहते हैं शॉर्ट नोट में, चाहे क्वो वारंटो हो, चाहे आपका हैबियस कॉर्पस हो, किसी पे भी क्वेश्चन आ सकता है। अभी लास्ट 2-3 साल अटेम्प्ट पहले ही क्वो वारंटो पे भी क्वेश्चन आया हो, वही 4 से 5 मार्क्स का। तो यू नीड टू राइट फर्स्ट, पहले क्या लिखोगे कि दीज रिट्स आर अवेलेबल टू एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया थ्रू 2 आर्टिकल्स, आर्टिकल 32 एंड 226। आप इस तरह से अपने आंसर को शुरू करेंगे एंड देन आफ्टर इस रिट को प्रॉपरली एक्सप्लेन करेंगे। अब आते हैं कुछ सप्लीमेंट्री प्रोविजन 33, 34 एंड 35 दैट आर आल्सो रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट। 33 कहता है कि हम पार्लियामेंट क्या करती है, जो पैरामिलिट्री फोर्सेस, आर्मी और इनके राइट्स को थोड़ा रेस्ट्रिक्टेड रखती है, क्योंकि इनके लिए वो राइट्स हमारे जैसे अवेलेबल नहीं होते। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, रेजाइड एट एनी प्लेस, मूवमेंट, ये सब अवेलेबल नहीं हो सकते। तो इनके राइट्स को रेस्ट्रिक्ट करना पार्लियामेंट के हाथ में है, पार्लियामेंट रेस्ट्रिक्ट कर सके। स्टेट गवर्नमेंट का कोई रूल नहीं आता, सिर्फ पार्लियामेंट इस चीज में आती है। 34, जब भी मान लो कभी मार्शल लॉ का ऑपरेशन हुआ, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन हो गया, हमें आर्मी को बुलाना पड़ा हर चीज को करने के लिए, तो उस टाइम पे बहुत सारी चीजें, एक्शन ऐसे लिए जाते हैं जो आर्मी अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग या डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग लेती है। तो अगर कुछ उस टाइम पे गलती होती है तो इसके लिए उनको प्रोटेक्शन दी जाती है कि उनके पे लायबिलिटी नहीं आएगी। 35 सिर्फ इतना कहता है जब भी ऐसा कुछ भी करना होगा तो हम रेस्ट्रिक्ट करेंगे फंडामेंटल राइट को, और पार्लियामेंट अकेले ऐसा कर सकती है, इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। तो दीज आर सम सप्लीमेंट्री प्रोविजंस दैट आर आल्सो रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स। तो यहाँ पे आपका फंडामेंटल राइट वाला कॉन्सेप्ट पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है, और ये कितना इंपॉर्टेंट है हम ऑलरेडी जान चुके हैं। अब आते हैं हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल से। जैसे सीसेट में हमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल पढ़ाए जाते थे आर्टिकल बाय आर्टिकल, यहाँ पे आपको वैसा नहीं पढ़ना है। पहली चीज, आर्टिकल कौन सा इससे रिलेटेड है वो याद रख लो कि आर्टिकल 37 to 51 ये कवर्ड है। कौन से पार्ट में कवर्ड है, पार्ट 4 में कवर्ड है। दूसरा, किस चीज के लिए बने हुए हैं, जैसे हमें फंडामेंटल राइट दिए गए, स्टेट्स को क्या दी गई है, कुछ गाइडलाइंस दी गई है कि किस किस गाइडलाइन पे तुम्हें काम करना है, क्या ये एनफोर्सिबल है, जैसे कि फंडामेंटल राइट है सुप्रीम कोर्ट से, नहीं, इनकी कोई एनफोर्सिबिलिटी नहीं है। दैट इज द लेक्यूना, ये एक तरह से कमी है इस चीज में कि अगर एनफोर्सिबिलिटी होती तो शायद ये प्रॉपरली एग्जीक्यूट होते। लेकिन फिर भी एक स्टेट जब भी कानून बनाएगा तो फंडामेंटल राइट जैसे हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट है वैसे इनके लिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट, इनको एक बार देख लेना चाहिए कि इस डायरेक्टिव प्रिंसिपल का कहीं वोलेशन तो नहीं हो रहा। अब पर क्वेश्चन डायरेक्टली इस पे नहीं आता, एक्चुअल में कॉन्फ्लिक्ट पे क्वेश्चन आता है कि क्या फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल में कोई कॉन्फ्लिक्ट है। नो, नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पहले जो थी सिचुएशन वो अलग थी, आज की डेट में सिचुएशन चेंज हुई है। पहले का केस है स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपक राम दोराई रंजन। डीपीआर सब्सिडरी टू एफआर, एफआर ऊपर डीपी नीचे, डीपी कांट ओवरराइड एफआर, डीपी कभी भी एफआर से आगे नहीं निकल सकता। डीपी और एफआर में किसी भी तरह की इनकंसिस्टेंसी आएगी तो हम डीपी को इग्नोर कर देंगे, एफआर को ही इंपॉर्टेंस देंगे। ये प्रीवियस सिनेरियो है, पर केशवानंद भारती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस जब आया तो इस चीज को हमने कंप्लीटली अलग तरीके से प्रेजेंट किया। हमने कहा दोनों एक दूसरे को सप्लीमेंट करते हैं, पूरक है दोनों एक दूसरे के। डीपी जहां गोल बताता है, फंडामेंटल राइट उनको अचीव करने का तरीका है। तो जब भी एग्जाम में इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन मिलेगा तो आपको ये दोनों केसेस वहां पे मेंशन करने पड़ेंगे कि इनिशियल पोजीशन में क्या था कि हम फंडामेंटल राइट को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते थे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल को इग्नोर मारते थे। लेकिन आज की डेट में ऐसा नहीं है, हम दोनों को इक्वली इंपॉर्टेंट मान रहे हैं।
अब आता है फंडामेंटल ड्यूटीज आर्टिकल 51A। क्वेश्चन आता है एग्जाम में, अभी थोड़े अटेम्प्ट पहले ही आया हुआ है क्वेश्चन कि फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है जो आर्टिकल 51A में दी गई है। तो कभी कभी बच्चे क्या होते हैं, ये फंडामेंटल ड्यूटीज कोई पूछेगा थोड़ी ना, पर कभी भी क्वेश्चन किसी भी चीज से रिलेटेड आईसीएसआई वाले पूछ सकते हैं। तो फंडामेंटल ड्यूटी बड़ी आसान सी चीज है कि पहले नहीं थी, 42nd अमेंडमेंट में 1976 में ये चीज आई। पहली, नेशनल एंथम का रिस्पेक्ट करो, कॉन्स्टिट्यूशन से बंधे रहो, अपनी कंट्री को डिफेंड करो, किसी भी तरह की अपनी कंट्री की इंसल्ट नहीं करनी, सोवर्निटी और इंटेग्रिटी को बनाए रखो, हमारा जो रिच हेरिटेज है उसको प्रिजर्व करो, हार्मनी प्रमोट करो, और साथ ही साथ विमेन के लिए किसी भी तरह का डेरोगेटरी स्टेटमेंट या प्रैक्टिस नहीं होनी चाहिए। अदर देन दैट बहुत सारी और भी है, पर मैं कहता हूं अगर 7 भी लिख दोगे तो भी ठीक है। इफ यू मेंशन 7 दैट इज ऑल्सो सफिशिएंट, क्योंकि ऊपर इंट्रोडक्शन में लिखोगे भी तो ना कि फंडामेंटल ड्यूटीज क्यों, जब राइट्स दिए गए तो ड्यूटीज भी साथ में आएगी। तो जब ड्यूटीज आएगी तो कब आई वो लिख सकते हो कि अमेंडमेंट के बाद आई 1976 में। कौन से आर्टिकल में? 51A में है। उसके बाद आप एक एक ड्यूटी एक्सप्लेन कर सकते हो। अब आता है ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर दो तरह की होती है, एक आर्टिकल 123 और एक 213। आर्टिकल 123 पावर देता है प्रेसिडेंट को, आर्टिकल 213 पावर देता है गवर्नर को। ऑर्डिनेंस क्या है? एक कच्चा कानून टाइप है जो बिल मेकिंग प्रोसेस से नहीं आता। ये कब आता है? एब्सेंस ऑफ पार्लियामेंट या एब्सेंस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर में, व्हेन बोथ द हाउस आर नॉट वर्किंग, तो लॉ नहीं पास हो पाता, तो उस टाइम पे ऑर्डिनेंस आ सकता है। सेम इज विद स्टेट। ये ऑर्डिनेंस कितने दिन वैलिड रहता है? जब तक रीअसेंबली नहीं होती। फिर रीअसेंबली के बाद क्या? रीअसेंबली के बाद इसको 6 वीक का टाइम मिलता है, या तो वो पहले ही इसको कैंसिल कर देंगे या फिर अप्रूवल दे देंगे। पर अगर अप्रूवल और कैंसिलेशन दोनों ही नहीं हुआ है तो 6 वीक के बाद ऑटोमेटिकली ये कैंसिल हो जाएगा, और अप्रूवल अगर मिल गया तो ये एक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। जो प्रेसिडेंट है उसकी पावर्स एक तरह से थोड़ी सी अनलिमिटेड टाइप है कि वो किसी भी चीज का ऑर्डिनेंस निकाल सकता है, लेकिन गवर्नर के लिए थोड़ी रेस्ट्रिक्शन है। गवर्नर 3 चीजों पे ऑर्डिनेंस डायरेक्टली नहीं निकाल सकता। पहला, अगर बिल की रिक्वायरमेंट ऐसी हो कि प्रेसिडेंट से पूछना पड़ेगा तो पूछ लेना चाहिए। अगर उसको खुद से लगा कि पूछ लेता हूं, डीम्ड इट नेसेसरी, तो भी। और तीसरा, अगर पहले कभी ऐसा बिल पार्लियामेंट में गया था और वॉइड डिक्लेयर हो गया था तो अब तुम ऑर्डिनेंस भी नहीं बना सकते डायरेक्टली विदाउट आस्किंग द प्रेसिडेंट। तो ये होती है ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट एज वेल एज गवर्नर। अब हम आते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर पे। हाउ लेजिस्लेटिव पावर्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग सेंटर एंड स्टेट। तो 3 लिस्ट है हमारी, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट किसके लिए होती है? सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। स्टेट लिस्ट एक्सक्लूसिवली होती है स्टेट गवर्नमेंट के लिए, और कॉन्करेंट लिस्ट ऐसी लिस्ट होती है जिसमें दोनों मिलकर लेजिस्लेट कर सकते हैं। अब देखो, जो एक्सक्लूसिव वर्ड है वो बेसिकली एक्सक्लूसिव वर्ड तो है, लेकिन कुछ मामले ऐसे हैं जहां पे स्टेट लिस्ट में भी पार्लियामेंट लेजिस्लेट कर सकती है। क्वेश्चन इसी पे आता है एग्जाम में, डायरेक्टली आपको लिस्ट नहीं पूछेगा, आपको ये पूछेगा व्हाट आर द मैटर्स ऑन विच द पार्लियामेंट गेट्स राइट टू लेजिस्लेट इन स्टेट लिस्ट। तो ये वाली चीज इंपॉर्टेंट है, पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मेक लॉज ऑन स्टेट लिस्ट। किन किन मैटर में? 5 टोटल मैटर है आपके। पहला, नेशनल इंटरेस्ट, दूसरा इमरजेंसी, तीसरा डिस्प्यूट बिटवीन 2 स्टेट्स, और चौथा इंटरनेशनल एग्रीमेंट, पांचवा कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेक ग्राउंड। कि जब भी नेशनल इंटरेस्ट का मामला आएगा तो पार्लियामेंट अकेले लेजिस्लेट करेगी, भले ही वो मैटर स्टेट लिस्ट का ही क्यों ना हो। जैसे कि कोविड के ड्यूरेशन में बहुत बार तुमने ये चीज ऑब्जर्व की थी, सारी गाइडलाइंस सेंटर से आती थी, तो ये नेशनल इंटरेस्ट का मामला था। सेकंड, इमरजेंसी। इमरजेंसी किस तरह की? कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन हो या स्टेट में कुछ ऐसा हो गया जिसकी वजह से कुछ वर्किंग नहीं हो पा रही, तो जैसे प्रेसिडेंट रूल वहां पे लग गया, तो उस टाइम पे फिर पार्लियामेंट ही लेजिस्लेट करेगी, स्टेट को लेजिस्लेट पावर नहीं मिलेगी। 2 स्टेट के बीच में डिस्प्यूट हो गया, तो अब डिस्प्यूट को रिजॉल्व कौन करेगी? पार्लियामेंट। तो अगर उनका मुद्दा ऐसा है जिसपे वो लॉ नहीं बना पा रहे प्रॉपर्ली, तो द पार्लियामेंट विल मेक लॉज ऑन दैट पर्टिकुलर मैटर। और अगर दूसरे स्टेट भी चाहे तो वो भी इस लॉ को अडॉप्ट कर सकते हैं लेटर ऑन। इंटरनेशनल एग्रीमेंट, देखो हम इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, भले ही हम किसी भी स्टेट के थ्रू इंटरनेशनल एग्रीमेंट कर रहे हैं, लेकिन हम रिप्रेजेंट पूरे इंडिया को कर रहे हैं। तो इंटरनेशनल एग्रीमेंट के मैटर्स में कोई भी स्टेट लेजिस्लेट नहीं कर सकता, इट इज द पावर ओनली गिवन टू पार्लियामेंट। तो जब भी स्टेट की लिस्ट में कोई ऐसा मैटर आएगा जहां पे इंटरनेशनल एग्रीमेंट जैसी बात होगी, तो फिर पार्लियामेंट उसमें लेजिस्लेट करेगी। कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन। कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन मतलब पूरी तरह से सब कुछ
तबाह हो चुका है, मतलब एवरीथिंग इज नॉट अंडर कंट्रोल, तो उस टाइम पे स्टेट गवर्नमेंट को पावर देने का कोई सेंस ही नहीं है। उस टाइम पे आपको सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट ही रहेगी जो लेजिस्लेट करेगी, और पार्लियामेंट ही नहीं, प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंसेस से रूल करेगा बेसिकली, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन हो चुका है। तो अब ऐसी चीजों में पार्लियामेंट गेट्स द राइट टू लेजिस्लेट इन द स्टेट लिस्ट। तो जब भी ये क्वेश्चन आएगा तो पहले आप एक्सक्लूसिव पावर्स वाली चीज बता देना, लिस्ट 1, 2 एंड 3, एंड आफ्टरवर्ड्स आप लिखना कि किस तरह से हमारी जो लिस्ट बनी हुई है उसमें 2 है तो एक्सक्लूसिव, लेकिन कुछ कुछ मैटर्स में पावर मिलती है पार्लियामेंट को स्टेट की लिस्ट में लेजिस्लेट करने की, वो यहां पे मैंने आपको 5 पॉइंट एक्सप्लेन कर दिए हैं। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है। ये इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या है? पहली है रूल ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस। क्वेश्चन इन पे भी कई बार आ जाते हैं। कैसे क्वेश्चन आता है? जैसे एक सिचुएशन दे देते हैं एंड आफ्टरवर्ड्स आपको पूछ लेंगे इसको एक्सप्लेन करो या इस पे कमेंट करो अकॉर्डिंग टू पिथ एंड सब्सटेंस। एग्जांपल क्या है इसका? कि जैसे सपोज करो कि जो चीज तुम डायरेक्टली नहीं कर सकते, अगर इनडायरेक्टली उसको करने की कोशिश कर रहे हो तो इनडायरेक्ट भी अलाउ नहीं होगा। जैसे कि ब्रॉडकास्टिंग इज अ मैटर दैट इज कवर्ड अंडर स्टेट लिस्ट या यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट में ये मैटर कवर होता है, लेकिन स्टेट क्या इस पे रूल्स बना सकता है? तो ब्रॉडकास्टिंग वैसे तो नहीं कर सकती, लेकिन कई बार कई सारे रूल्स बनाए जा सकते हैं जो उस चीज से रिलेटेड नहीं है डायरेक्टली, हमने अपना लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए किया है। जैसे लाउड स्पीकर के यूज पे बैन लगाना, स्टेट ने लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए लाउड स्पीकर्स पे बैन लगाया, लेकिन उस बैन को लगाने के पीछे उनका कोई गलत इंटेंशन नहीं था, पर गलती से उन्होंने टच कर लिया ऐसा मैटर जो स्टेट की लिस्ट में नहीं है, यूनियन की लिस्ट में, तो इस मामले में उनको गलत नहीं माना जाएगा। इसी को हम कहते हैं पिथ एंड सब्सटेंस। उनका मकसद गलत नहीं था भाई, डायरेक्टली वो लेजिस्लेट नहीं कर रहे, इनडायरेक्ट वे में वो टच हो गया, बाउंड्रीज क्रॉस हो गई, तो यहाँ मेंस भी एब्सेंट है, कोई गलत इंटेंशन नहीं था, इसको मान लिया जाएगा। वहीं कलरेबल लेजिस्लेशन इससे जस्ट अपोजिट है कि जानबूझ के यू आर शोइंग कि हम अपनी लिस्ट में लेजिस्लेट कर रहे हैं, पर मौका मिलते ही आप पार्लियामेंट में लेजिस्लेट करते हो। जैसे कि एक स्टेट एक ऐसा लॉ बनाता है जिसमें वो ये लिख देता है कि आर्मी को हम बुला लेंगे जब जरूरत पड़ेगी, तो ये बुला लेंगे वाली चीज तुम नहीं लिख सकते, बिकॉज यू डोंट हैव राइट टू कमांड द आर्मी। आर्मी का कमांडर बेसिकली कौन है? जो कमांड कर सकता है दैट इज प्रेसिडेंट, और वो पार्लियामेंट में होता है। तो आप ऐसा बना रहे हैं तो दिस इज नोन एज कलरेबल लेजिस्लेशन। तो जहां पिथ एंड सब्सटेंस में आपको मिल रहा है कि वो लॉ आपका वैलिड मान लिया जाएगा, नॉट जस्ट बिकॉज कि वो टच कर गया दूसरी लिस्ट को तो वो वैलिड नहीं है, ऐसा नहीं बोल सकते, वो वैलिड मान लिया जाएगा। जहां कलरेबल लेजिस्लेशन में तुम चाहते हो वैलिड मान लिया जाए, गवर्नमेंट उसको वैलिड नहीं मानेगी, कोर्ट्स भी उसको वॉइड डिक्लेयर कर देगी। उसके बाद कुछ और पावर्स है, जैसे डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। सिंपल सी बात है, जब भी हम अपनी पावर्स किसी दूसरे को पास ऑन करते हैं काम करवाने के लिए, तो उसके हम कहते हैं डेलीगेटेड या सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। उसकी पावर लिमिटेड होती है, हमारी पावर ज्यादा होती है। वो हमारे बिना कुछ भी नहीं कर सकता, वो हम पे पूरी तरह डिपेंडेंट रहेगा। तो अगर मेन लेजिस्लेशन वॉइड हो जाता है तो ये सबऑर्डिनेट भी अपने आप वॉइड हो जाएगा। एग्जाम्पल तुम इसमें ले सकते हो, कंपनीज एक्ट इज द मेन लेजिस्लेशन, और एमसीए के जो पोर्टल पे जो सर्कुलर्स वगैरह आते हैं, ये किसका एग्जांपल है? सबऑर्डिनेट या डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का। उसके बाद आती है प्लीनरी पावर। प्लीनरी पावर का मतलब होता है कि कुछ पावर्स आपको दी जाती है, कुछ इंप्लाइड मान ली जा सकती है। जैसे कि टैक्स कलेक्शन की अगर पावर दी गई है तो टैक्स ना कलेक्ट करना, टैक्स में छूट देना पावर आपकी अपने आप आ जाती है। तो इसको हम कह सकते हैं प्लीनरी पावर को कुछ इस तरह से कि ये इंप्लाइड पावर है आपकी। कैसी पावर है? इंप्लाइड पावर, कि मान ली जा सकती है कि ये पावर भी आपके पास में है। तो दीज आर सम टर्म्स, इन पे शॉर्ट नोट आ जाते हैं, और ज्यादातर पिथ एंड सब्सटेंस वगैरह पे या कलरेबल लेजिस्लेशन इन पे क्वेश्चन आ सकता है। हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, देखो हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन क्या कहता है कि वैसे तो तुमने लिस्ट बना दी अलग अलग, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं करना है कि फर्स्ट लिस्ट को ही ज्यादा प्रायोरिटी मिले, सेकंड लिस्ट को प्रायोरिटी कभी मिले ही नहीं। तो अगर स्टेट कोई कानून बना रहा है और एकदम सही है और पार्लियामेंट उसको रोकना चाहती है वो कानून बनाने से, तो ऐसा नहीं हो सकता जस्ट बिकॉज कि उनकी पावर ज्यादा है। तो इसी को हम कहते हैं हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन में हम ये चीज समझ सकते हैं कि जिसकी पावर ऑलरेडी कम है उसको डाउन मत लाओ, जिसकी पावर ज्यादा है उसको थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट कर दो, तो अपने आप बैलेंस बनाया जा सकता है। तो ये हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन आप जनरल क्लोजेज या इंटरप्रिटेशन में भी पढ़ोगे, पर वहां पे अलग तरीके से पढ़ोगे। यहां पे किसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है? लिस्ट के अकॉर्डिंग,
कि जितनी भी हमारी लिस्ट बनी हुई है लेजिस्लेटिव, जो 3 लिस्ट है, उनमें किसी भी तरह से गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट नहीं आना चाहिए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन कभी भी कॉन्फ्लिक्ट को प्रोमोट नहीं करता है, अवॉइड करने की कोशिश करेगा। जुडिशरी क्या है? व्हाट इज जुडिशरी? जुडिशरी में सबसे हाईएस्ट लेवल है सुप्रीम कोर्ट का। क्या इसके पास दोनों जुरिस्डिक्शन है, ओरिजिनल और एपिलेट? यस, पर ये ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन कम एक्सरसाइज करते हैं, ये ज्यादातर एपिलेट जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज करते हैं। तो अपील सुप्रीम कोर्ट में कैसे आती है? जब भी हाई कोर्ट सर्टिफाई करके दे दे कि ये क्वेश्चन ऑफ लॉ ऐसा है जो तुम ही करो आंसर, तो फिर सुप्रीम कोर्ट में ही आएगा। पर हाँ, रिट पिटीशन एक ऐसी चीज है जो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकती है थ्रू आर्टिकल 32। उससे नीचे कोर्ट आती है हाई कोर्ट। एवरी स्टेट एज अ हाई कोर्ट, या फिर 2 स्टेट की एक भी हो सकती है। तो यहाँ पे हाई कोर्ट का रोल क्या होता है? सबऑर्डिनेट नेचर का एज कंपेयर टू सुप्रीम कोर्ट। ये सिर्फ स्टेट का जुरिस्डिक्शन इसके पास होता है, किसी भी तरह के दूसरे स्टेट का इनके पास जुरिस्डिक्शन नहीं होता है। तो यहाँ पे इनके पास भी दोनों पावर्स है, सिविल केसेस, क्रिमिनल केसेस भी ले सकते हैं, ओरिजिनल और एपिलेट दोनों तरह के जुरिस्डिक्शन है। अपील्स कहाँ से आती है? डिस्ट्रिक्ट या सेशन कोर्ट से आती है, या फिर किसी ट्राइब्यूनल से भी यहाँ पे अपील आ सकती है। और किन्हीं ट्राइब्यूनल की अपील डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकती है। अब आती है डिस्ट्रिक्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट, जो क्लासिफाई हो जाती है 2 में, एक सिविल कोर्ट और एक क्रिमिनल कोर्ट। सिविल कोर्ट में कौन आते हैं? सिविल जजेस, या फिर असिस्टेंट सिविल जजेस, या फिर कोई भी तरह के अदर जजेस हो सकते हैं। जबकि क्रिमिनल कोर्ट में एक आती है सेशन कोर्ट, दूसरा आती है कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट। सेशन कोर्ट अपर लेवल है, कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट लोअर लेवल है। मजिस्ट्रेट भी अलग अलग तरीके के होते हैं, एक चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, एक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट, और उनमें भी क्लासेस है, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास। अब एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल में क्या फर्क है? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट वो होते हैं जो केसेस ट्राई नहीं करते, सिर्फ ऑर्डर्स निकालते हैं किसी न किसी चीज से रिलेटेड। पर कभी कभी कुछ स्टेट्स में ऐसा होता है कि कमी होती है जजेस की, तो उनको ट्रायल भी दे दिया जाता है। पर वैसे बाय लॉ ऐसा करना नहीं है। जुडिशियल मजिस्ट्रेट ट्रायल करेंगे और एग्जीक्यूटिव सिर्फ ऑर्डर निकालेंगे। अब आता है सेपरेशन ऑफ पावर। देखो, हमारे यहाँ मेनली 3 तरह की पावर होती है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल। अब अगर इन तीनों पावर को हम मिक्स कर दे तो बहुत बड़ा बवाल मच जाएगा। क्यों? फिर से मोनार्की रूल जैसा हो जाएगा, राजा ही कानून बनाएगा, राजा ही उसको एग्जीक्यूट करेगा और न्याय भी वही करेगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया? जुडिशियरी को कंप्लीटली सेपरेट किया। पहली चीज, जुडिशियरी इज कंप्लीटली सेपरेट फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव एज वेल एज द लेजिस्लेटिव। उनके इसमें कोई रोल नहीं रहता। अब लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव कई बार थोड़ा सा मिक्सअप हो जाते हैं, पर फिर भी मिक्सिंग इतनी नहीं होनी चाहिए कि पावर्स का मिसयूज होने लग जाए। तो यहाँ पावर्स का मिसयूज होने से बचाने के लिए हमने ये चीज लाई है कि पावर्स इस तरह से हो कि कोई भी किसी के मामले में इंटरफेयर ना करे। मतलब अगर स्टेट है तो स्टेट अपना काम करे, सेंटर है तो सेंटर अपना काम करे, एक दूसरे के कामों में इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। और लेजिस्लेटिव वाले एग्जीक्यूटिव के वर्क को ना बीच में इंटरफेयर करे, और जो जुडिशियरी है वो लेजिस्लेटिव का काम ना करे। जैसे कि मान लो कोई कानून आया और हमने जुडिशियल रिव्यू के लिए उसको दिया कि तुम देखो ये सही है या गलत, तो जुडिशियरी ये तो बता सकती है कि कानून सही है या नहीं, वॉइड है या नहीं, पर ये नहीं कह सकती कि इसमें ये कर दो तो हमारी कानून वाली नॉलेज दिखाना है। नहीं, जुडिशियरी अपना काम सिर्फ इतना करेगी टू डिक्लेयर इट वॉइड और वैलिड, लेकिन बाकी जो उसमें चेंजेस वगैरह है वो सारा वापस से लेजिस्लेटिव पावर के यूज के साथ ही होगा। अब इसी लेजिस्लेटिव फंक्शन में एक बिल मेकिंग प्रोसेस आता है। बिल मेकिंग प्रोसेस आप सबको पता है क्या होता है कि दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट में बिल पास होता है, देन आफ्टर प्रेसिडेंट उस पर एसेंट देता है, एंड देन आफ्टर ये फाइनल होता है। अब यहाँ पे प्रेसिडेंट की एसेंट से रिलेटेड 2 चीजें हैं। पहली चीज, क्या प्रेसिडेंट किसी बिल को होल्ड कर सकता है? यस, पर कितनी बार? सिर्फ एक बार, क्योंकि दोबारा अगर वो बिल आया तो प्रेसिडेंट के पास इस तरह का कोई राइट नहीं रहेगा। हम कहां से शुरू करेंगे? राज्यसभा या लोकसभा? कोई हिस्से से भी आप शुरू कर सकते हो बिल को इंट्रोड्यूस करना, पर जिसमें इंट्रोड्यूस होगा तो दूसरे में सिर्फ उसको वापस से प्रेजेंट किया जाएगा, वहां पे इंट्रोडक्शन पार्ट रिपीट नहीं होगा। रीडिंग कितनी होती है? बिल की 3 रीडिंग चलती है, अलग अलग स्टेजेस होती है उसमें, और उसके थ्रू ये बिल निकल के आता है। वैसे बिल मेकिंग प्रोसेस पे क्वेश्चन कोई नहीं पूछता, बट स्टिल आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हम इंडिया में ही रह रहे हैं और बिल हर दिन कुछ ना कुछ नया लॉ बनता रहता है, तो यू शुड हैव अ नॉलेज कि किस तरह से चलता है। तो बोथ द हाउसेज पास द बिल मेजॉरिटी में, एंड देन आफ्टर इट गोज टू द प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट उस पर अपनी मंजूरी दे सकता है। लास्ट इसमें एक कॉन्सेप्ट है कमिटीज का। कमिटीज क्या होती है? देखो,
पार्लियामेंट्री कमिटीज के बारे में यहां बताया। तो कमिटीज क्यों बनाई जाती है? किसी भी काम को एफिशिएंटली करने के लिए। तो कमिटीज में एड होक भी हो सकती है, स्टैंडिंग भी हो सकती है। एड होक मतलब फॉर अ टाइम बीइंग ओनली, फॉर अ टाइम बीइंग ओनली मतलब वो थोड़े टाइम के लिए बनेगी, जैसे कि बिल मेकिंग प्रोसेस में बनती है सेलेक्ट कमिटी, ज्वाइंट कमिटी, ये कुछ टाइम के लिए बनती है एंड देन आफ्टर ये डिसॉल्व हो जाती है। तो मतलब कुछ काम दिया, वो काम पूरा होते इनका टाटा बाय बाय। स्टैंडिंग कमिटी जो हमेशा के लिए बनती है, जो हमेशा बरकरार रहती है, मे बी मेंबर चेंज होते रहते हैं पर वो कमिटी पूरी तरह से डिसॉल्व नहीं होती है। तो ये पार्लियामेंट्री कमिटीज है दो तरह की। और तीसरी इसमें आती है वॉच डॉग की तरह काम करने वाली कमिटीज, जिनको हम कहते हैं अदर कमिटीज की कैटेगरी में। इनका काम बेसिकली सुपरविजन का होता है कि जिनको जिनको पावर्स दी गई है वो कहीं अपनी पावर्स का मिसयूज ना करें, अब्यूज ना हो पावर का। इसलिए हम क्या करते हैं, इस तरह की कमिटीज बनाते हैं जो सुपरविजन करेगी हर एक काम का, कि कोई भी काम गलत तरीके से ना हो। तो ये आपका चैप्टर यहां पे आके कंप्लीट होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसमें क्या क्या पढ़ना है वो मैं एक बार वापस से रिपीट कर देता हूं आपको। शुरू के पार्ट में से वैसे अभी प्रीएम्बल में से क्वेश्चन नहीं आता है। मेनली क्वेश्चन कहां से आता है? स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यूनिटरी है कि फेडरल है। सेकेंड थिंग जो इंपॉर्टेंटली आपको पढ़नी है दैट इज फंडामेंटल राइट। उसमें से भी क्या? उसमें से भी आर्टिकल 14, 16 और 19, ये तीन तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और 20 में से भी जैसे मैंने बताया सेल्फ इंक्रिमिनेशन या जो टीन प्रोटेक्शन, उसमें से भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। उसके बाद आता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, उसमें से भी क्वेश्चन आए हुए हैं। उसके बाद हम और क्या क्या पढ़ेंगे? जो छोटी मोटी चीजें बताइए शॉर्ट नोट में, पिथ एंड सब्सटेंस वगैरह, ये भी कई बार आ सकता है। और अभी लास्ट टाइम फंडामेंटल ड्यूटी से भी क्वेश्चन आया था, तो वो भी इसमें पार्ट हो सकता है। क्या पढ़ूं क्या छोड़ूं? मेरे हिसाब से छोड़ना कुछ भी नहीं है, कंप्लीटली चैप्टर कर लेना चाहिए, पर जो मैंने इंपॉर्टेंट बताया उस पर मेन फोकस करना। तो यहाँ पे आपका चैप्टर 2 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का रिवीजन कंप्लीट होता है मेरे साइड से। नाउ इट इज योर ड्यूटी टू डू इट प्रॉपरली। थैंक यू एवरीवन।